Hello everyone, I hope you all are doing good. So I welcome you all back to another lecture. So this is going to be a one shot of your cell biology and biotechnology. क्योंकि अभी हम लोग का बोर्ड्स कुछ ज्यादा ही करीब आ चुका है. सो अभी हम लोग दो तीन सीरीज में नहीं बनाने वाले, अभी वन शॉट्स में इसको सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे. अभी वन शॉट होने के बावजूद भी मैं इसमें सारे कंसेप्ट इन डिटेल में समझाने वाला हूँ. सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. और इवन मैं इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड्स में भी आने के हाई चांसेस है. सो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट. तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ सेल. ये डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था. दैट सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मींस व्हाट, आपका बॉडी सेल का बना है. सो तुम्हारा जो सेल ने उसने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया और सेल ही फंक्शन कर रहा है. सो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ यू गाइस नो दिस कि हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में भी सीखा था कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं. सो व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो लोग सब लोग मिलके एक काम क्या करने वाले, एक कॉमन फंक्शन करने वाले हैं. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट. सब लोग एक साथ मिलके एक काम करने वाले हैं. अभी टिश्यू केयर में जब बात किया, ये तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये एक चीज देखा था. ये आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में ही फोटो दी है. सो ये एक बार बोर्ड्स में आया था. स्टूडेंट्स लोगों ने क्या सोचा कि यार ये 9th का कंसेप्ट है, इसको इग्नोर कर दो, ये नहीं आएगा. बट ये लेबलिंग को आया था. तो आप लोग को भी पता है कि कौन सा चीज करना है. तो ये चीज करके जाना, इसमें लेबलिंग क्या है वो ही करके जाना. इसके बारे में हम लोग डिटेल में पूछने कुछ भी नहीं वाले. बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन टू यू कि इसमें हो क्या रहा है. सो यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में दिया है. सी देखो, यहाँ पे एक प्लांट दिया है, सोर्स प्लांट बोल के दिया है. ये जो प्लांट है मेरा, दिस इज अ वेरी हेल्दी प्लांट. मीन्स वॉट कि ये जो प्लांट है, इसके जो फ्रूट्स है बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है. इसका साइज एंड यील्ड एंड एवरीथिंग इज टू गुड. सो मुझे चाहिए कि इस प्लांट के बहुत सारे बोलते ना कॉपी चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए. अगर अभी आप सोचोगे कि सर फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई और पेरेंट का भी तो जीन्स आ रहे हैं ना, तो वो बच्चा कुछ और बनेगा. नो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसका एग्जैक्ट कॉपी चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस प्लांट का एक छोटा सा एक टिश्यू निकालूंगा. उस टिश्यू का मैं ट्रीटमेंट करूंगा. मीन्स व्हाट कि उसको मैं पहले न्यूट्रिशन सब दूंगा. तो पहली बार तो मैंने वो टिश्यू को लिया और टिश्यूज को मैं बहुत सारे लैबोरेटरी में बहुत सारे ऐसे प्लेट्स में रखूंगा. और हर एक प्लेट में मैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दूंगा. अगार अगार जेल सब में रख के मैं इसको क्या करूंगा, न्यूट्रिएंट दूंगा. तो सारे टिश्यूज को जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो वो और सेल डिवीजन करेगी. फिर एक दिन आएगा कि मैं क्या करूंगा, इनको मैं हार्मोन्स दूंगा. ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऐसे कुछ हार्मोन्स ही आप लोग 11th 12th में सीखोगे. जैसे मैं हार्मोन्स दूंगा तो इनमें से रूट एंड शूट बनेगा. फिर ऐसे कर करके एक दिन ऐसा है कि ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे. कि जैसे थोड़ा बहुत मैच्योर हो गए तो मैं इनको क्या करूंगा, सॉइल में रख दूंगा. एंड ऐसे मैं पूरा प्लांट ग्रो कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने बिना किसी और पेरेंट को यूज किए, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, मैंने एक प्लांट के बहुत सारे कॉपीज बनाए. तो दिस इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर. समझ में आ गया? ये लिखने को नहीं आएगा बट तुमको एक आइडिया होना चाहिए. तो सिर्फ ये नेमिंग्स करके जाना, ठीक है. नाउ साइटोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी. आपका चैप्टर का नाम ही वही है. इसका मतलब क्या है कि सी, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो मतलब क्या हो गया इसका, साइटोलॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ सेल्स. सेल के बारे में आप लोग क्या स्टडी कर सकते हो. सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है, सेल डिवाइड कैसे करते हैं, सेल का ऑर्गेनल्स क्या है. एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल्स कम्स अंडर साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. तो ये एक डेफिनेशन करके ही जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही इसी के रिलेटेड है. अभी सेल केयर में जब बात किया, देयर इज वन स्पेशल सेल. दिस माइट बी माय प्रायोरिटी नंबर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज डिफाइंड स्टेम सेल. ये आपको बोर्ड्स में आने का हाई चांस है फ्रॉम दिस चैप्टर. प्रायोरिटी नंबर 1 क्वेश्चन में यही दूंगा. स्टेम सेल क्या है कि, ध्यान से सुनना, भी होता क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो आपको सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा. नाउ यू गाइस नो दैट कि स्पर्म और एग फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा. ये बन गया जाइगोट. थोड़े टाइम के बाद में यू विल सी जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 सेल बन गया. अभी इसको मैं जाइगोट नहीं कहूंगा, इसको मैं अभी एम्ब्रियो कहूंगा. ऐसे करते करते बहुत दिन तक ये क्या करेगा, बहुत सारा डिवाइड करेगा. समझ में आ गया इतना? ठीक है. राइट नाउ ये जो सेल है, ये डिवाइड होने के बाद में और 2 सेल बन रहा है, एंड सो ऑन. नाउ राइट नाउ ऑल ऑफ दीज सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल. कोई तो एक दिन तक मैं इनको स्टेम सेल कहूंगा. सर ये स्टेम सेल क्या होता है वो तो मुझे समझा दो. ये एक स्पेशल सेल है, इनके पास 2 एबिलिटी है. पहला एबिलिटी क्या है कि सेल मल्टीप्लीकेशन या फिर सेल डिवीजन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस. सो दे कैन डिवाइड लाइक एनी अदर सेल. ठीक है. सेकेंड एबिलिटी क्या है कि दीज सेल्स कैन शो सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन इनका पहला एबिलिटी है.
दूसरा एबिलिटी क्या है? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक स्टेम सेल है जिसको मैंने ए नाम दिया। ये सेल को यूज करूंगा मैं, इसको मैं कुछ केमिकल्स दूंगा, बायोकेमिकल स्टिमुलस। ये ए सेल कोई बी टाइप का सेल बना सकता है, या फिर ये कोई सी टाइप का सेल बना सकता है। मीन्स व्हाट? इफ आई हैव अ स्टेम सेल, कोई ह्यूमन का स्टेम सेल मुझे मिल गया, मैंने उसको अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल स्टिमुलस दिया लेबोरेटरी में, उसके कारण मैंने क्या किया, एक छोटा सा लिवर या फिर लंग बना सकता हूँ एक सिंगल सेल से। सो स्टेम सेल के पास एक एबिलिटी है अलग प्रकार का सेल बनाने के लिए। सो दिस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया? सेल डिफरेंशिएशन। मीन्स व्हाट? अ सेल विच कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, दिस इज सेल डिफरेंशिएशन। अभी मेरे स्टेम सेल के पास ये एबिलिटी है अलग प्रकार का सेल बना सकते, दैट एबिलिटी इज नोन एज प्लूरिपोटेंसी। समझ में आ गया? तो स्टेम सेल्स क्या हो गया आपका? एक स्पेशल टाइप का सेल है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में मिलेंगे। इनको मैं पेरेंट सेल कहूंगा, प्राइमरी सेल कहूंगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल कहूंगा। ये लोग डिफरेंशिएट हो सकते हैं, इनके पास डिफरेंशिएशन की एबिलिटी है। उस एबिलिटी का नाम क्या है? प्लूरिपोटेंसी। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया। पेरेंट सेल क्यों कहा? क्योंकि इसी से ही सारे सेल बनने वाला है, तो इसको पेरेंट कहा। प्राइमरी सेल भी इसी की रीजन से मैंने कहा। तो अभी आपकी बुक में एक अलग से एक पॉइंट में लिखा है कि ये हेल्प करते हैं वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या? सब चीजों में यही हेल्प करता है। अभी आपको समझो कि बॉडी में कट वट लग गया, थोड़े दिन के बाद में वापस स्किन बन रहा है ना। स्किन बना क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था? स्टेम सेल्स था। तो स्टेम सेल ने डिवाइड करके तुम्हारा स्किन का सेल बनाया, स्किन के सेल्स ने वहां पे पूरा आपका वुंड को कवर किया। समझ में आ गया? स्टेम सेल क्या है, उसका दोनों एबिलिटीज क्या है? सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। दे कैन शो सेल डिफरेंशिएशन, दैट एबिलिटी इज नोन एज प्लूरिपोटेंसी। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर एक स्टेम सेल अगर मेरे पास एक स्टेम सेल है, तो मैं एग्जैक्ट मेरा जो ऑर्गन है उसका मैं कॉपी बना सकता हूँ लेबोरेटरी में। प्रॉपर केमिकल स्टिमुलस दूंगा मैं अपने मेरे बॉडी में से मैंने कहीं से एक स्टेम सेल निकाला, उसको मैंने एक केमिकल स्टिमुलस दिया, और उस केमिकल स्टिमुलस देने के कारण मैंने क्या किया? मेरे एग्जैक्ट कॉपी वाला लीवर बना दिया, एग्जैक्ट कॉपी वाला हार्ट बना दिया। सो मीन्स व्हाट? ये स्टेम सेल इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं इनको मैं प्रिजर्व करके रख सकता हूँ, इनका मैं बहुत सारे यूजेस है। उससे पहले ये स्टेम सेल्स मुझे मिलेगा कहाँ से? तो पूरे लाइफ में आप लोग को दो स्टेजेस में मिलेंगे, या तो आप लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में निकाल लो, या तो अडल्ट स्टेज में निकाल लो। सो देर आर टू स्टेजेस जहाँ पे आपको ये स्टेम सेल मिलेगा। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आपको दो टाइप में मिलेगा, एक है ब्लास्टोसिस स्टेज में मिलेगा, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलेगा। सो ये ब्लास्टोसिस स्टेज क्या है, ये सब पहले सुनने से पहले आप लोग ये एक बार ये वाला पैराग्राफ सीख लो। सी राइट नाउ आई टोल्ड यू कि जाइगोट फिर माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बनेगा। तो कुछ 14 डे समझो कि आज जाइगोट फ्यूज हो, आज जाइगोट बन गया, स्पर्म और एग फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बन गया। अब ये डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। 14 डे तक ये क्या करेगा? स्टेम सेल डिवाइड करके स्टेम सेल ही बनाएगा टिल 14 डे। ऑन 14th डे आपको क्या देखने मिलेगा? सेल डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे दिए, ऑन 14 डे सेल डिफरेंशिएट होने लगेगा। मीन्स व्हाट? ये जो स्टेम सेल्स है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, अभी ये लोग क्या बोलेंगे? भाई अभी मैं स्टेम सेल नहीं बनाऊंगा, अभी हम लोग क्या करते हैं? बच्चे बनाने के लिए हमको अभी ऑर्गन्स बनाना है। तो एक स्टेम सेल बोलेगा कि मैं क्या करता हूँ, एक मैं नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरॉन्स बना दूंगा। एक बोलेगा कि मैं क्या करूंगा? बोन्स के सेल बनाऊंगा। एक बोलेगा कि मैं लिवर के सेल बनाऊंगा। तो ऐसे कर करके ऑन 14th डे सारे स्टेम सेल्स विल स्टार्ट टू डिफरेंशिएट। सो देर आर एक स्टेम सेल को यूज करके आप लोग 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बना सकते हो। ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो ऐसे कर करके आफ्टर 14th डे या फिर 14 डे को स्टार्ट होगा आपका सेल डिफरेंशिएशन। और ऐसे कर करके आप लोग एक एक स्टेम सेल क्या करेगा? एक एक स्पेशल टाइप की सेल्स बनाने लगेंगे। अभी बोन के सेल को हम लोग बोन सेल नहीं बोलेंगे, उसको एक बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, दैट इज ऑस्टियोसाइट। वैसे ही लिवर के सेल को हम लोग क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट। तो ये ऑस्टियोसाइट और हिपैटोसाइट ये तुम लोग के मैच द फॉलोइंग में आने वाला है। एक साइड में ऑस्टियोसाइट और हिपैटोसाइट देंगे, और वहां पे साइड में आपको देंगे स्किन सेल, बोन सेल, लिवर सेल, पैंक्रेटिक सेल। तो आपको प्रॉपर मैच द फॉलोइंग करना है। तो समझ में आ गया एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का काम क्या है, कौन से दिन वो सेल डिफरेंशिएशन दिखाने वाले। वेरी गुड। अभी ये था, अभी 14 डे निकल गया, अभी आपको थोड़ी स्टेम सेल मिलने वाला है, अभी भी मिल सकता है। अभी समझो बच्चा पूरा ग्रो हो गया, तो जो बच्चा और मम्मी के बीच में जो कनेक्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उस कॉर्ड के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर से भी आप लोग स्टेम सेल निकाल सकते हो। तो ये था सेकंड लोकेशन इफ यू वांट टू कलेक्ट स्टेम सेल। अभी बच्चे का डिलीवरी हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, अडल्ट बन गया।
अडल्ट के बॉडी में अभी भी 3 लोकेशन है जहाँ से आप लोग ये स्टेम सेल को निकाल सकते हो और फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो कहाँ-कहाँ से निकाल सकते हो? दैट इज़ रेड बोन मैरो, जो भी आपके बड़े-बड़े लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि फीमर हो गया, थाई का जो बोन है उसको फीमर कहते हैं। तो उसका जो एंड होता है वहाँ पे आपका रेड बोन मैरो होते हैं। वहाँ से भी आप लोग स्टेम सेल को निकाल सकते हो। फिर आ गया आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे आप लोग फैट्स को स्टोर करते हो। वहाँ पे भी आपको स्टेम सेल्स मिलेगा व्हेन यू आर अडल्ट। थर्ड वन इज योर ब्लड। अपने ब्लड में भी स्टेम सेल्स है। मीन्स व्हाट, इन टोटल 5 लोकेशंस है, 2 स्टेजेस। पहला स्टेज इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर आप लोग जब पेट के अंदर है तब 2 तरीके से निकाल सकते हो। जब बच्चा ग्रो हो रहा है 14th डे के पहले ही स्टेम सेल्स निकालो, लेबोरेटरी में रख लो। फिर जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, समझो कि मुझे पता चला कि एक बेबी है, उसको कोई तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझो कि कोई तो एक एज में उसका लिवर खराब होने ही वाला ही है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिफोर 14 डे में उसके एक स्टेम सेल निकालूंगा, लेबोरेटरी में मैं रखूंगा। और जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, लेबोरेटरी में बायोकेमिकल स्टिमुलस देखी, उसके लिए मैं लिवर भी ग्रो करूंगा। सो आई डोंट नीड अ डोनर, ये उसी का ही सेल है, तो ये जो ऑर्गन है वो उसी का ही ऑर्गन होगा। तो मैं वो जो स्टेम सेल निकाला उसमें मैं थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करूंगा, मतलब क्या, जो फॉल्टी जीन है उसको मैं फेंक दूंगा, अच्छे जीन्स को वहां पे रखूंगा। और जैसे बेबी ग्रो हो रहा है, साइमल्टेनियसली मैं क्या करूंगा, लेबोरेटरी में उस बच्चे का ही सेम स्टेम सेल यूज करके मैंने उसका ही लिवर बना। तो जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, उसका कोई तो एक दिन मुझे पता है उसका लिवर खराब होने वाला है, उसके पहले ही मैं क्या करूंगा, उसका ही लिवर मैं उसके बॉडी में रखूंगा, हेल्दी वाला लिवर। इट इज पॉसिबल। हम लोग फ्यूचर में ये सब देखने वाले हैं। राइट नाउ इट इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। छोटे मोटे ऑर्गन्स हम लोगों ने बनाया है सोफा। सो अगर वो टाइम में नहीं निकाल पाए तो स्टिल वी हैव अ चांस, दैट इज कि अम्बिलिकल कॉर्ड में उसका जो ब्लड है उसमें से स्टेम सेल निकाल सकते हैं। अदर देन दैट, अगर फिर भी आपको स्टेम सेल चाहिए तो अडल्ट स्टेज में भी आपको मिलेगा 3 लोकेशन, दैट इज की रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, या तो तुम लोग का ब्लड। तो ये सब जगहों से आप लोग स्टेम सेल को निकाल के रख सकते हो। तो अभी स्टेम सेल इतना इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको प्रिजर्व करोगे, तो आप लोग कैसे प्रिजर्व करोगे? इसको मैं लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखूंगा। इसका टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, दैट इज की -135 से लेके -195 डिग्री सेल्सियस। इसको प्लस नहीं करना, ये नेगेटिव है, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। तो आप लोग क्या करोगे, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखोगे फॉर फ्यूचर यूज इन लिक्विड नाइट्रोजन एट व्हाट टेम्परेचर, नेगेटिव -135 से लेके -195 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव मत करना, इट इज एन एमसीक्यू का क्वेश्चन। अभी स्टेम सेल के यूजेस क्या है? सो देयर आर 2 यूजेस। एक है रीजनरेटिव थेरेपी और दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बहुत इजी, कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं इसमें। सो व्हाट इज रीजनरेटिव थेरेपी? समझो कि एक ऑर्गन था, दैट इज एक ऑर्गन बन गया, मतलब क्या, वो जनरेट हो गया। कोई तो बीमारी के कारण वो ऑर्गन निकल गया तो डीजनरेट हो गया। अभी आपके बॉडी से कोई ऑर्गन चला गया, मुझे वो ऑर्गन चाहिए ना, तो उसको मैं क्या कहूंगा, रीजनरेट। मैं उसको वापस से बनाऊंगा। कैसे बनाओगे? यूजिंग स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल्स को मैं यूज करूंगा, आपका जो भी बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू डेड हो गया तो उस टिश्यू को मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, वहां के जो भी सेल मर गया वहां पे मैं नया सेल डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे डिजीज को क्योर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का डायबिटीज हो गया। ना व्हाट इज डायबिटीज, बहुत लोगों को पता नहीं, सुन लो एक बार क्विकली। पैंक्रियास के अंदर बहुत सारी सेल्स होते हैं, उसमें से एक सेल है जिसका नाम है बीटा सेल। बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन। जी, आप लोगों ने जब खाना खाया तो आपके बॉडी में ग्लूकोज आएगा। ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो अच्छा नहीं होता। तो मेरा बॉडी क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। इंसुलिन का काम पता क्या है? ब्लड में जब भी एक्सेस ग्लूकोज बनेगा, इंसुलिन क्या करेगा, उस एक्सेस ग्लूकोज को पकड़ेगा और लीवर या फिर मसल में उसको स्टोर करके रखेगा। तो मेरे ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। तो दिस इज व्हाट इंसुलिन करता है। अभी डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि उसके बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज देखने को मिलेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं स्टेम सेल को यूज करूंगा। उसका जो बीटा सेल डैमेज हो गया, क्योंकि बीटा सेल तुम लोग का इंसुलिन बना रहा था ना, तो बीटा सेल को मैं क्या करूंगा, अच्छे वाले बीटा सेल बना के दूंगा उसी का स्टेम सेल यूज करके। सो उसके बॉडी में अभी वापस से इंसुलिन नेचुरली बनेगा। सो दिस इज हाउ आई कैन क्यूर डायबिटीज। समझ में आ गया? अभी आप लोग सोचो कि सर आप लोगों ने ग्लूकोज को लिया, मसल और लीवर में स्टोर किया, फिर जब आप लोग जब खाना नहीं खाओगे, आप लोग समझो कि फास्टिंग कर रहे हो, आपको ताकत चाहिए, तो आपका बॉडी यही जो ग्लूकोज को स्टोर किया था उसी ग्लूकोज को रिलीज करेगा। तो उसी ग्लूकोज को तोड़ेगा आप लोग, फिर आप लोग क्या दिखाओगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो सब करके एनर्जी बनाओगे। तो फास्टिंग के टाइम में इसी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को आप लोग यूज करोगे और आप लोग एनर्जी बनाओगे। समझ में आ गया? सेकेंड डिजीज इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये हार्ट के रिलेटेड है, जहाँ पे हार्ट के टिश्यू डेड होते, तो हार्ट का जो भी टिश्यू डेड हो गया, वहां के सेल डेड हो गया,
स्टेम सेल को यूज करो और वहां की जो सेल्स है उसको रिकवर कर लो। अल्जाइमर और पार्किंसन, इट इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी मीन्स व्हाट, ब्रेन का कोई तो एक रीजन है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होता है, वो टिश्यू डैमेज हो गया, तो स्टेम सेल यूज करके उसको भी आप लोग रिकवर कर सकते हो। पार्किंसन डिजीज आप लोगों ने शायद से देखी होगी, ओल्ड एज में होते हैं जहाँ पे उनके बॉडी हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपने लगता है, अनकंट्रोल तरीके से वाइब्रेट होते हैं, सो दैट इज पार्किंसन डिजीज। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डिजीज को आप लोग क्योर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। ऑल्सो यू कैन मेक सेल्स, ब्लड के बहुत सारे सेल्स है उसको भी बना सकते हो। यू माइट हैव हर्ड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नॉट ए सेल ऑब्वियसली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब सुना होगा। तो उसके रिलेटेड भी तो बहुत सारे डिजीज है, जैसे कि तुम लोग का एनीमिया, ये आरबीसी रिलेटेड डिजीज है, मीन्स व्हाट की आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, उसको मैं क्या कहूंगा, एनीमिया कहूंगा। तो आरबीसी प्रोडक्शन कम हो गया, स्टेम सेल्स दे दो, तो आरबीसी जो कम बन रहा था वो वापस अच्छे से बनेगा। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारे डिजीज को क्योर कर सकते हो। अभी यू माइट नो, या फिर आपको शायद नहीं पता होगा, आरबीसी ना कुछ ऐसा दिखता है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है, इट इज अ पिगमेंट, वो क्या करता है, आपका ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। समझो कि कोई तो एक पेशेंट है जिसको एनीमिया हो गया, मीन्स व्हाट आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसके अंदर का हीमोग्लोबिन भी कम होगा, मीन्स व्हाट उसका ब्रीदिंग इश्यूज होने वाला है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कम होने वाला है। लॉजिक समझ में आ गया? ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, HB का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो गया, फिर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है प्रॉपर तरीके का नहीं बन रहा, तो इनको भी आप लोग क्योर कर सकते हो। ये जो सेल्स नहीं बन रहा प्रॉपर तरीके से, वो सेल्स को भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। ल्यूकेमिया इज नथिंग बट ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर किसी को है तो आप लोग क्या करोगे, उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, उसको रेडिएशन थेरापी दोगे, उसके बॉडी का वो सेल, सी डब्ल्यू व्हाट इज कैंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर में क्या होता है कि आपका सेल अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक सेल है, समझो 24 आवर्स में वो 2 सेल बनाना चाहिए, कैंसर केस में वो एक सेल आधे घंटे 1 घंटे में बहुत सारे सेल बना रहे हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल है। तो वो जो सेल है जो बना रहा है, उस सेल को ही खत्म करोगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो अभी उसके बॉडी में वो हार्मफुल सेल नहीं है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी से या फिर स्टेम सेल यूज करोगे और वो वाला सेल बना के दे दोगे। तो हार्मफुल सेल को रेडिएशन के थ्रू किल किया और नया सेल्स को आप लोगों ने डाल दिया, न्यू स्टेम सेल को डाल दिया। न्यू स्टेम सेल विल मेक WBC। ल्यूकेमिया इज रिलेटेड टू WBC, ब्लड कैंसर। सिर्फ नेम्स याद रखो, ये क्या डिजीज है, क्यों है, इतना नहीं याद रखा तो भी इट इज फाइन। Second is organ transplantation using stem cells. See, there are two types of organ transplantation. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक, जहाँ पे आप लोग डोनर को ढूंढोगे, कोई और इंसान को ढूंढोगे, उसका ऑर्गन आप आपके बॉडी में लगाओगे, सो दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देयर इज वन मोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इट दिस इज रिलेटेड टू स्टेम सेल। मीन्स व्हाट कि मेरे पास एक पेशेंट था, उसका ही स्टेम सेल यूज करके उसके लिए ऑर्गन बनाया, फिर उसी ऑर्गन को उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूजिंग स्टेम सेल। तो एक पेशेंट है जिसका किडनी लीवर कुछ तो खराब हो गया, तो उसके मैंने स्टेम सेल यूज किया, किडनी लीवर बनाया, और उसी का ही स्टेम सेल को यूज करके जो ऑर्गन बनाया उसी को ही बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया, सो दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूजिंग स्टेम सेल। दिस इज व्हाट यू ऑल नो, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कि कहीं दुनिया में कोई तो एक डोनर को आप लोग ढूंढोगे, नाउ देयर इज अ क्राइटेरिया जो आपको एग्जाम में वो लोग पूछने वाले हैं कि ऑर्गन डोनेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो आप लोग ये वाला लिखोगे, दैट इज की डोनर वाला। तो आप लोग किसी का भी ऑर्गन थोड़ी लगा सकते हो, देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि एज क्या है, जेंडर क्या है, ये सब देखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसका और मेरा मतलब पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं। सो यू आर गोइंग टू सी उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, क्या जो डोनर दे रहा है उसको कोई बीमारी है कि नहीं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, वो हेल्दी होना चाहिए, फिट फिट पर्सन होना चाहिए। सो ऑल दिस क्राइटेरिया मैं देखूंगा, फिर ही मैं क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा कि ये बंदा डोनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भी यहाँ पे एक MCQ का क्वेश्चन या फिर आपका आंसर वन सेंटेंस में ये आने वाला है। इसमें एक चीज गलत दिया है बट स्टिल आप लोग गलत ही सीख के जाओगे। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि तुम्हारा जो आईज है और हार्ट है और लिवर है, ये 3 ऐसे ऑर्गन है, दिस कैन बी डोनेटेड ओनली आफ्टर डेथ। कोई इंसान मरने के बाद ही ये 3 ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है। इसमें से 2 राइट है, 1 रॉन्ग है। आइस ओनली आफ्टर डेथ ही डोनेट कर सकते हो, हार्ट भी ओनली आफ्टर डेथ ही डोनेट कर सकते हो, बट जो लिवर है उसको आप लोग डोनेट कर सकते हो जब आप लोग जिंदा हो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लिवर इज दी ओनली ऑर्गन जो तगड़ा वाला रीजनरेशन दिखाता है। छोटा सा एक टुकड़ा दे दो, उस छोटे से
पीस में से पूरा लीवर बन सकता है उस लाइक जिसको आपने दी है। आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों इन्होंने क्या फूक के लिखा है, बट लिवर को इन्होंने ऐड किया है जो कि गलत है, बट आप लोग गलत लिख के ही आओगे। So 3 organs which can be donated only after death, that is eyes, heart and liver. गलत। तो ये याद रखना। लिवर इज ओनली द रॉन्ग वन। ठीक है, इजी था। नाउ माय फेवरेट कंटेंट दैट इज की ऑर्गन डोनेशन या फिर बॉडी डोनेशन। सी, अगर आप लोग कभी मेडिकल फील्ड में आओगे, आप लोग के एनाटॉमी लैब के बाहर ये जो चीज है ना, ये लिखा हुआ रहेगा। दिस इज माय फेवरेट कोट, वन ऑफ माय फेवरेट कोट। अभी इसमें बोला क्या गया है कि देखो, जो लोग का डेथ हो गया वो हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समझो कि कोई ब्रेन डेड कंडीशन है, मीन्स कि कोई एक्सीडेंट हो गया जिसका ब्रेन को इंजरी हो गया, ही इज अलाइव बट ही इज डेड टू। मतलब क्या कि वो सिर्फ मशीन के बलबूते में जिंदा है। जिस दिन मशीन ऑफ किया, ही इज डेड, क्योंकि उसका ब्रेन डेड है, वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है, वो कभी वापस लाइफ में आने नहीं वाला है, वो सिर्फ जिंदा है नाम के लिए। या फिर कोई इंसान डेड हो गया, अभी रिसेंटली डेथ हो गया, तो अकॉर्डिंग टू मेनी ट्रेडिशन आप लोग उसको या तो जला दोगे, या तो उसको बरी करोगे, या फिर एनीथिंग यू कैन डू। तो दैट इज ऑल ठीक है, गुड, अच्छी बात है, बट देर इज वन मोर थिंग यू कैन डू, दैट इवन आफ्टर डेथ यू कैन डू अ वेरी गुड पुण्य का काम आप लोग कर सकते हो। दैट इज डोनेट योर ऑर्गन्स, या फिर पूरे बॉडी को ही डोनेट कर दो। समझो किसी का ब्रेन डेड हो गया, उसका ब्रेन ही डेड हो गया ना, बाकी सारे ऑर्गन्स आर फंक्शनल। तो विद इन फ्यू आवर्स आप लोग क्या कर सकते हो, अभी डॉक्टर्स आके पेरेंट्स को पूछेंगे कि देखो, या फिर रिलेटिव्स को पूछेंगे कि देखो, ये पेशेंट को कभी भी रिकवरी होने नहीं वाला, ये लाइफ लॉन्ग बेड पे रहने वाला है, बेड रिडन पेशेंट होने वाला। तो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज कि इनका ऑर्गन्स को डोनेट करो, क्योंकि ये एक इंसान को यूज करके 7 to 8 पीपल का आप लोग लाइफ को सेव कर सकते हो। सो बहुत सारे लोग उसको विलिंगली साइन करके देते, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि इवन आफ्टर डेथ यू आर हेल्पिंग अदर्स। मरने की बाद भी आप लोग दूसरों की मदद कर रहे हो, इससे बड़ा पुण्य का काम आप लोग क्या ही कर सकते हो। सेकेंड चीज दैट इज की बॉडी डोनेशन, एंटायर बॉडी को ही डोनेट करो मेडिकल स्टूडेंट। क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट्स जिन लोग को लाइक मेडिसिन में जब आप आओगे, तो आप लोग डाइसेक्शन सीखोगे, या फिर आप लोग पहले से डाइसेक्टेड बॉडी को सीखोगे। तो जब तक मैं एक रियल लिविंग बॉडी को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ थियोरेटिकली नहीं समझ सकता ना कि मैंने बोल दिया हार्ट ऐसा दिखता है, यहाँ पे ये कलर है, इसके पास ये स्ट्रक्चर है। थियोरेटिकली एक हद तक ही मैं समझ सकता हूँ, आफ्टर अ टाइम मुझे रियल डेड बॉडी को देखना ही पड़ता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बॉडी को डोनेट कर सकते हो मेडिकल स्टूडेंट्स को। अभी रिसेंटली आई हैड माय डाइसेक्शन का ही स्टडी, तो यहाँ पे मेरे को मैम बोल रही थी कि एक बॉडी को आप लोग 10 से 15 साल तक भी रख सकते हो। तो सोचो 10 to 15 years यू आर गोइंग टू टीच थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई वी से एनाटॉमी लैब के बाद, जहाँ पे आपको डेड बॉडीज मिलेंगे, कैडावर स्टडी कहते हैं इसको, जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक डेड पर्सन लिविंग को सिखाता है। इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सोचा कि ये आपको समझा दूं। सो बॉडी डोनेशन या फिर ऑर्गन डोनेशन आपको समझ में आ गया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी हम लोग ने जो सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट किया। ना इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि देखो, आपका जो ऑर्गन डोनेशन बॉडी डोनेशन वाला जो पेज है, उस पेज में देर आर 2 फोटोज। एक सबसे ऊपर दिया दैट इज की एक स्टेम सेल दिया, उस स्टेम सेल से आप लोग को एक सेल का फोटो दिया और उससे एक ऑर्गन बन रहा है। मीन्स वॉट, वहां पे क्या दिखा रही है कि स्टेम सेल को यूज करके आप लोग अलग अलग टाइप के टिश्यू को बना सकते हो। वहां पे बोन दिया है, इंटेस्टाइन दिया है, लीवर दिया है, किडनी दिया है। सो दैट इज वॉट सेल डिफरेंशिएशन। उसके नीचे एक फोटो दिया जहाँ पे स्टेम सेल दिया है, 2 एरोज भी बनाए। उसमें पहले में दिखा है कि सेल डिवीजन, और दूसरे में दिया है सेल दैट इज डिफरेंशिएशन। तो सेल अपना जो स्टेम सेल है उसका जो डेफिनेशन है वहां से भी देख के आप लोग समझ सकते हो। नाउ व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में 2 चीजें आप लोग करने वाले हो, या तो आप लोग कोई आर्टिफिशियल चेंजेस करने वाले हो, या तो हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला लाइन पे ही दिया है, उसको अंडरलाइन करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम ही यही है ना, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये नहीं पूछेगी उन लोग, ऑब्वियसली पूछेगी। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस, मींस व्हाट की मेरे पास, मुझे ना बहुत सारी चीजें बनाना है। भी मैं आपको मैं सिखाऊंगा कि वैक्सीन कैसे बनाते हैं हम लोग आज के टाइम पे। अभी हम लोग बैक्टीरिया को यूज करेंगे, बैक्टीरिया का कुछ जीन्स को मैं मॉडिफाई करूंगा। अभी वो जो बैक्टीरिया जो यूजुअली बीमारी करता था, अभी वो बीमारी नहीं करेगा, वो मेरे लिए काम करेगा। क्या करेगा, मेरे लिए वो मेडिसिन बना के देगा, मेरे लिए वो हॉर्मोन्स बना के देगा, मेरे लिए वो वैक्सीन बना के देगा। तो दैट इज आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। आर्टिफिशियली मैंने उसके जीन्स को चेंज किया। वैसे ही मैं प्लांट्स को भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, प्लांट्स के भी जीन्स को मैं मॉडिफाई करूंगा। मैं मेरे बेनिफिट के लिए ये सब कर रहा हूँ। सेकेंड चीज हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल मैं आगे सिखाऊंगा कि मैं क्या करूंगा। समझो कि मेरे पास 2 मैंगो है,
मैंगो अलग-अलग जेनेटिक वेरिएशन करेगा। मीन्स व्हाट एक अल्फांसो रहेगा या फिर कोई तो और एक मैंगो। ये दोनों मैंगो अलग-अलग है, जेनेटिकली दोनों अलग-अलग टेस्ट है, साइज़ है, शेप है, दोनों का अलग-अलग। इन दोनों को मैं फ्यूज़ करूँगा, एक नया टाइप का मैंगो बनाए, सो दैट मैंगो इज़ अ हाइब्रिडाइज्ड मैंगो। समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ? फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस ये जो फील्ड है, ये हम लोगों ने बनाया है किसके लिए? ताकि हम लोग हमारे लाइफ को ईज़ी करें। ब्रेड बना रहे हैं हम लोग, अल्कोहल बना रहे, योगर्ट बना रहे, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। समझ में आ गया? अभी हम लोग एक-एक करके सीखेंगे कि क्या-क्या करने वाले। सो बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स मेन फील्ड्स, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना ही है कि इससे आप लोग योगर्ट, अल्कोहल, ब्रेड ये सब कुछ चीज़ें बना सकते हो। आप लोग एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन बना सकते हो। ये मैं इन डिटेल सिखाने वाला हूँ, सिर्फ नाम सुन लो अभी। आप लोग प्रोटीन्स बना सकते हो, आप लोग डीएनए बना सकते हो, आप लोग कुछ भी बना सकते हो। अगर आपके पास जीन का नॉलेज है, यू कैन मेक एनीथिंग। आप लोग स्पेशल टाइप के प्लांट्स, स्पेशल टाइप के एनिमल्स, कस्टमाइज़ वाले प्लांट्स और एनिमल्स को भी बना सकते हो। सो वो सब भी पॉसिबल है। ग्रोथ हार्मोन बना सकते हो, इंसुलिन बना सकते हो। यू कैन डू प्रीटी मच एनीथिंग। अभी हर बार ज़रूरी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग सेल को खोल के उसके जीन्स को ही मॉडिफाई करोगे, नो। देयर आर जेनेटिक मेथड्स, देयर आर नॉन जेनेटिक मेथड्स टू। जैसे कि नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स योर टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर था, वो नेचुरल था क्या? नहीं था। मैंने मेरे मर्ज़ी से एक ही प्लांट के बहुत सारे कॉपीज़ बनाए। क्या मैंने वहाँ पे कोई सेल को खोल के उसके जीन्स को कुछ मॉडिफाई किया? कुछ भी नहीं किया ना। सिर्फ़ मैंने हार्मोन्स दिया, न्यूट्रिशन दिया, शूट और रूट बन गया, ग्रो हो गया मेरा पूरा प्लांट। तो दैट इज़ अ नॉन जेनेटिक मेथड। वहाँ पे मैंने जीन के साथ कुछ भी मस्ती नहीं किया। समझ में आ गया? तो इट इंक्लूड्स बोथ जेनेटिक मेथड एज़ वेल एज़ नॉन जेनेटिक मेथड। समझ में आ गया? बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ आप लोग अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी जेनेटिक मेथड्स ओनली। जहाँ पे आप लोग सेल को खोल के उसके जीन्स को मॉडिफाई करोगे। वैसे हाइब्रिड सीड्स भी, अभी जो मैंने बनाया 2 अलग-अलग टाइप के मैंगोज़ को फ्यूज़ करके एक नया टाइप का मैंगो बना। तो वो जो मैंगो के अंदर का जो सीड है दैट इज़ अ हाइब्रिड सीड ना। क्या मैंने अभी न 2 मैंगोज़ का जीन्स को कुछ मॉडिफाई करके कुछ बनाया? नो। सिंपली 2 मैंगो को मैंने फ्यूज़ किया। कैसे किया वो मैं समझाऊँगा। उसके लिए टाइम है। तो समझ में आ गया व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी और उसके मेन एरियाज़ कौन से फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। तो लाइक एनिमल रिलेटेड हो गया, प्लांट रिलेटेड हो गया, मेडिसिन रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग में आज के टाइम में हम लोग बायोटेक को यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इंक्रीज़ यील्ड मीन्स व्हाट कि मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास एक वेजिटेबल का फार्मलैंड है। मैं चाहता हूँ कि इसका प्रोडक्शन रेट बढ़े, तो मैंने कुछ तो ऐसा मॉडिफिकेशन किया मेरे प्लांट में, जो 6 महीने में ग्रो होने वाला प्लांट है, उसमें मैंने कुछ ऐसा जीन डाल दिया कि वो मेरा प्लांट 2-3 महीने में ग्रो हो रहा है। तो इससे मेरा बेनिफिट क्या होगी? यील्ड प्रोडक्शन बढ़ गया, मेरा प्रोडक्शन रेट बढ़ गया। तो एज़ अ फार्मर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फ्रूट्स, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स बनाया। अभी पॉपुलेशन तो इतना ज़्यादा है ना, तो मुझे करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। सो दैट इज़ कि आई कैन इंक्रीज़ पर हेक्टेयर यील्ड। सेकंड वन इज़ डिजीज़ कंट्रोल वाले प्लांट्स। मेरे प्लांट्स बीमार बहुत पड़ रहे थे, मैंने कुछ ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया कि मेरे प्लांट्स को अभी बीमारी होगी ही नहीं। अभी यू माइट नो कि हम लोग इंसेक्ट्स को मार डालने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर आलतू-फालतू प्लांट्स को मार डालने के लिए हम लोग कुछ स्प्रे कर दें। तो इससे मेरा प्लांट भी तो मरेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़े टाइम में समझ में आ ही जाएगा। तो मेरे प्लांट्स को मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंट बना दिया कि मैं कुछ भी स्प्रे करूँ, मेरे प्लांट्स को कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आजू-बाजू के जो एनिमल्स हैं, जो मेरे प्लांट को हार्म पहुँचा रहे थे या फिर जो छोटे-मोटे जो प्लांट्स हैं, जो मेरे मेन प्लांट का न्यूट्रिशन को खा के वो लोग ग्रो हो रहे हैं, उसको थोड़ी मैं कुछ कर सकता हूँ। उनको किल कर सकता हूँ स्पेसिफिकली और मेरे प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने ऐसे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स भी बनाए। फास्ट फूड सेटिंग्स जो कि मैंने अभी बोला कि मैंने ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि मेरे प्लांट्स में अभी बहुत जल्दी-जल्दी फ्रूट्स बनेगा। स्ट्रेस रेजिस्टेंट, कम पानी होने दो, ज़्यादा पानी होने दो, कम लाइक न्यूट्रिएंट होने दो सॉइल में, कुछ भी होने दो मेरा प्लांट टिकेगा। ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे वैराइटीज़ के प्लांट्स को भी आप लोगों ने बनाया है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी हम लोग इन डिटेल में सीखेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस कौन-कौन से फील्ड में कैसे-कैसे। तो कमर्शियल एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? बिज़नेस फील्ड में आप लोग बायोटेक को यूज़ करोगे। सबसे पहले हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड का मैंने एक एग्जांपल दिया दैट इज़ कि 2 मैंगोज़ ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सेम स्पीशीज़। मैंगो का स्पीशीज़ में 2 वैराइटीज़, जिससे मैंने एक हाइब्रिड सीड बनाया। वैसे ही सेकंड चीज़ इसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। इसमें से ये सब के सब ये 3 आर एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। इस पे आपको लिखने को आएगा। मैं इस पे एक्सप्लेनेशन भी दूँगा कि ये होता कैसा है। इट इज़ वेरी ईज़ी। सो मैं ना अभी हाइब्रिड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने वाला हूँ। एक
स्पेशल टाइप का क्रॉप बनाया मैंने, दैट इज की बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को मैंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। इसमें होता क्या है कि मेरे पास एक कॉटन का प्लांट था, कॉटन का फील्ड था, जहाँ पे एक एक वर्म है, एक प्राणी है। वो क्या है, उसका नाम है कि तुम्हारा बॉल वर्म। तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया, उसको अंडरलाइन करना, बॉल वर्म। ये वर्म का काम क्या है पता है क्या? ये मेरे कॉटन के प्लांट में आएगा, कॉटन को पूरा खाएगा। तो एज अ फार्मर इट इज अ लॉस ना, कॉटन को मैं यूज करके कपड़े बनाऊंगा, ये आके खा रहा है पूरा चीजें, तो दैट इज नॉट गुड फॉर मी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मुझे ना इस वर्म को खत्म करना है। ठीक है ना सर, एक काम करो, आप मार्केट में आके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कुछ खरीद के और स्प्रे कर लो, इंसेक्ट्स तो मरेगा। बच्चा, जब मैं ये करूंगा तो ये जो बॉल वर्म है वो तो मरेगा, लेकिन ये जो केमिकल है मेरे सॉइल में भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो मेरे जो सॉइल खराब हो रहा है, एज वेल एज उस सॉइल में अर्थवर्म हो गए। तो बेचारा जो अर्थवर्म जो मेरे लिए काम कर रहा था, फार्मर फर्नेंडिस अर्थवर्म, वो भी मर गया। तो सॉइल गंदा हो रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो रहा है, सॉइल में केमिकल्स बढ़ रहे हैं। तो मुझे ना को थोड़ा एक स्मार्ट तरीका यूज करना है कि सिर्फ मुझे बॉल वर्म को ही खत्म करना है और कोई मरना नहीं चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने क्या किया, मेरे जो कॉटन का प्लांट है उसमें से मैंने एक सेल को निकाला। ये सेल के अंदर का जीन है, समझ में आ गया? इस जीन को मैंने बाहर निकाला, ये कॉटन प्लांट का जीन। उसी टाइम पे मैंने क्या किया, स्टडी जब किया, मुझे समझ में आया एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थूरिनजेनेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थूरिनजेनेसिस। सी, अभी तक इसके ऊपर आंसर वन सेंटेंस में नहीं आया है। तो दे माइट आस्क यू कि विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर बीटी कॉटन या फिर बीटी ब्रिंजल बनाने के लिए, तो तुम लोग क्या लिखोगे? बैसिलस थूरिनजेनेसिस। आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, अभी मैंने एक नया क्वेश्चन बना के दे दिया। ये बैक्टीरिया समझो कि ये हो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का जीन, ऑब्वियसली जीन्स तो होगा, डीएनए होगा। ये बैक्टीरिया ना एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है। वो टॉक्सिन को जब बॉलवर्म खाएगा तो बॉलवर्म मरेगा। इतना समझ में आ गया? नेचर में एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक टॉक्सिन, वो खुद से एक टॉक्सिन बना सकता है। वो टॉक्सिन को जैसे बॉलवर्म खाएगा, बॉलवर्म मरेगा। तो मुझे कैसे ना कैसे करके ये जो टॉक्सिन है, बैसिलस thuringiensis है, ये मुझे मेरे प्लांट के अंदर डालना है, ताकि जैसे ही बॉलवर्म आएगा, छोटा सा बाइट लेगा, उसके अंदर ये टॉक्सिन जाएगा और उसके इंटेस्टाइन सब खराब हो जाएगा, और ऐसे में बॉलवर्म को खत्म कर सकता। तो ये बैक्टीरिया का, ये लो मैंने डीएनए मैंने आइसोलेट किया। सर डीएनए को क्यों आइसोलेट किया? यू गाइस नो कि जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है टू मेक थिंग्स। तो बैक्टीरिया का मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का जीन को मैंने आइसोलेट किया। ये कौन सा जीन है पता है? वो टॉक्सिन बनाने वाला जीन। मैंने बैसिलस थूरिनजेनेसिस का टॉक्सिन बनाने वाला जीन को मैंने आइसोलेट किया। ये है वो छोटा वाला जीन। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा मेरे किसके साथ? कॉटन के प्लांट के जीन के साथ। तो कॉटन के प्लांट के पास अभी एक नया जीन आ गया। अभी ये जीन को मैं वापस से मैं अपना कॉटन के प्लांट के अंदर डालूंगा। फिर मैं इसको क्या करूंगा, टिश्यू कल्चर के सब मदद से मैं इसको ग्रो करूंगा, छोटा सा प्लांट मिल गया। राइट नाउ मेरे जो कॉटन का प्लांट है उसके पास क्या आ गया, एक नया जीन आ गया। कौन सा नया जीन? टॉक्सिन बनाने वाला जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis। सो नाउ माय प्लांट विल मेक टॉक्सिन। जैसे ही बॉलवर्म आके इस प्लांट को खाएगा, वो मर जाएगा। सेम मेथड से मैंने क्या किया, बीटी ब्रिंजल भी बनाया। ब्रिंजल का मैंने एक सेल निकाला, उसका जीन को मैंने बाहर निकाला। उसी टाइम पे मैंने बैसिलस thuringiensis को भी लिया। बैसिलस thuringiensis का मैं कौन सा जीन निकालूंगा? टॉक्सिन बनाने वाला जीन, टॉक्सिन बनाने वाला कोड। उस जीन को मैं निकालूंगा, किसके साथ इंटीग्रेट करूंगा? ब्रिंजल के सेल के साथ इंटीग्रेट करूंगा। ब्रिंजल के सेल को मैं ग्रो करूंगा। नाउ माय ब्रिंजल का प्लांट विल हैव टॉक्सिन। मैं अभी प्लांट के पास एक नया सेल, एक सेल के पास एक नया जीन आया कि नहीं आया? क्या जीन आया? टॉक्सिन बनाओ। तो जो भी इंसेक्ट विंसेक्ट आके खाएगा वो मर जाएगा। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें एक साथ मैंने कंप्लीट किया। गोल्डन राइस इज देयर सेकंड थर्ड टॉपिक। सी, एक जगह था, सेम एक स्टोरी बना के बोल रहा हूँ, वहां पे ना वो लोग सिर्फ राइस ही उगा सकते। अभी सिर्फ राइस से आपको क्या ही मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, छोटा मोटा कुछ चीजें मिलेगा। तो देखने मिला कि लोगों में ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी आने लग गया। तो मुझे क्या करना है, इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी मुझे निकालना है। तो व्हाट आई ऑब्जर्व की नेचर में, आपको कैरेट पता है? कैरेट, कैरेट के पास ना एक एक पिगमेंट है, एक एडिबल कलर, एक चीज, एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। ये वर्ड को भूलना नहीं, ये और एक चैप्टर में वापस आने वाला है। कैरेट इज जस्ट एन एग्जांपल। कैरेट के पास एक पिगमेंट है, एक चीज है जो कैरेट बना सकता है। उस चीज का नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। सी, जब मैं कैरेट खाऊंगा तो मेरे अंदर बीटा कैरोटीन आ गया। मेरा बॉडी क्या करेगा, इस बीटा कैरोटीन को यूज करके विटामिन ए बनाएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। जब मैंने कैरेट खाया,
कैरेट क्या बना सकता है? बीटा कैरोटीन बना सकता है। और बीटा कैरोटीन के कारण ही कैरेट का कलर दैट ऑरेंजिश कलर है। तो जैसे मैंने कैरेट खाया, मेरे बॉडी के अंदर ये वाला पिगमेंट आ गया, ये वाला सब्सटेंस आ गया, दैट इज बीटा कैरोटीन। मेरा बॉडी बीटा कैरोटीन को यूज करेगा क्या बनाने के लिए? विटामिन ए बनाने के लिए। तो मैं सीधा टैबलेट देने की वजह मैं क्या करूंगा, एक राइस का प्लांट बनाऊंगा। उस राइस के प्लांट में मुझे बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? वेरी इजी, अगेन सेम लॉजिक। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना एक ऐसा सेल कैरेट लिया, कैरेट का मैंने एक सेल निकाला, सेल का जीन निकाला, ये उसका जीन। जीन कौन सा जीन मुझे चाहिए? यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा जीन है? बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन। इस जीन को मैं किसके अंदर डालूंगा? मैं अपने राइस के सेल के अंदर इंटीग्रेट करूंगा। राइस के सेल को मैं ग्रो करूंगा। नाउ माय राइस का सेल हैव न्यू जीन, एक नया फॉरेन जीन है, दैट इज व्हाट? टू मेक बीटा कैरोटीन। अभी ये राइस को जब मैं खाऊंगा तो मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन मिलेगा, और मेरा बॉडी इस बीटा कैरोटीन को यूज करके विटामिन ए बनाएगा। तो आपको याद रखना है, ये देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है कि विटामिन ए ब्रैकेट में बीटा कैरोटीन। इट इज नॉट इट साइंटिफिक नेम, ये अलग चीज है जिससे आप लोग विटामिन ए बना सकते हो। समझ में आ गया? वेरी गुड। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक, दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। थोड़ा टाइम पहले जो मैंने बोला ना कि समझाऊंगा, वो यहाँ पे सुनो। सी, फार्मर की नजर से सोचो, अभी हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन सीख रहे हैं। आपके साथ फील्ड है, आपका जो मेन प्लांट है दैट इज समझो कि शुगर केन ग्रो हो रहा है। आप क्या चाहते हो कि सॉइल का जितना भी न्यूट्रिशन है वो शुगर केन ही यूज करे ताकि अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन साइड में या फिर बीच बीच में ये आलतू फालतू प्लांट ग्रो हो रहे, दीज आर नोन एज वीड्स। वो वाला वीड अलग है, ये वाला वीड अलग है। सो ये जो अनवांटेड प्लांट है, ये क्या कर रहे हैं, आपके जो मेन क्रॉप है उसका कंपटीशन कर रहे हैं। शुगर केन का जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसके साथ ये कंपटीशन कर रहा है, सॉइल का न्यूट्रिशन लेके ये खुद भी ग्रो है। तो मुझे स्पेसिफिकली इसको मार डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शुगर केन को मॉडिफाई किया, कुछ तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया। अभी जब मैं आगे स्प्रे करूंगा तो मेरे स्पेसिफिकली वीड्स मरेंगे, लेकिन मेरे शुगर केन का प्लांट नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मेरे जो शुगर प्लांट है, शुगर केन का जो प्लांट है उसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया। वो रेजिस्टेंट है अभी टुवर्ड्स हर्बिसाइड्स। अभी हर्बिसाइड का जो भी मैं स्प्रे करूंगा मेरे प्लांट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो आजू बाजू के जो प्लांट्स है वो मरेगा। समझ में आ गया? इजी था, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज योर बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या है? दैट इज की न्यूट्रिशन, या फिर सी सॉइल में अगर बोल रहा हूँ कि मेरा सॉइल इज फर्टाइल, मतलब क्या है कि सॉइल में अच्छा खासा न्यूट्रिएंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा सॉइल में ना अच्छा खासा न्यूट्रिएंट नहीं, लेस फर्टाइल है, मीन्स व्हाट? उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। अभी देखो, आप लोग चाहे तो मार्केट में जाके आप लोग ये फर्टिलाइजर खरीद के लेके आ सकते हो, केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हो। आप लोग आर्टिफिशियल सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने बोला दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज केमिकल। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे नेचुरली करना है। सो यू माइट हैव हर्ड दीज वर्ड्स, एक बार सुन लो। अजोला, एसेटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टॉक एंड राइजोबियम। ये 5 नेम्स आपको रट के जाना ही है। ये जो है ऑल ऑफ दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया है, इसमें से एक छोटा सा प्लांट है, फोटो दिया आपकी बुक में। ये जो माइक्रोब्स है या फिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करेंगे पता है क्या? ये सॉइल में नेचुरली न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज बायो फर्टिलाइजर। लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में फर्टिलिटी का काम कर रहे हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ा रहे हैं। यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग कि रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको राइजोबियम दिखेगा। होता क्या है कि देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, मेरे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए। तो ये जो राइजोबियम है या फिर ये लोग, इन लोग क्या करेंगे पता है क्या? प्लांट के रूट्स के नोडल्स में बैठेंगे। राइजोबियम बोलेंगे कि देख भाई, मैं ना एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को पकड़ूंगा, नाइट्रोजन को फिक्स करूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया, और ये फॉर्म में प्लांट एब्सॉर्ब कर सकता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसको प्लांट डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड किया एक ऐसे फॉर्म में जो मेरे प्लांट यूज कर सकते हैं। बदले में प्लांट क्या बोलेगा, ठीक है तू मुझे नाइट्रोजन दे रहा है, काम कर, तू मेरे प्लांट के रूट्स में रहे और तुझे मैं खाना पीना सब दूंगा, तू भी ग्रो हो। सो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। ये नेम्स आपको याद रखना है, राइजोबियम, एजोला, एसिडोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टॉक। इजी था, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज योर एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल से शादी करके उसका हस्बैंड बनाओ, नहीं, ये गलत है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स व्हाट? ये एक फील्ड है, एग्रीकल्चर का ब्रांच है, जिसमें आपका मेन एम क्या पता है? कि आप लोग एनिमल्स का देखभाल करोगे, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, पिग हो गया, सारे एनिमल्स का आप लोग देखभाल करोगे, उनको टाइम टू टाइम खाना दोगे, उनको नहलाओगे, और उनको यूज करके उनका जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसको आप लोग बेचोगे। दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। उनको बीमार हो गए तो आप लोग उनको मेडिसिन दोगे, ऑल दो थिंग्स। अभी आप लोग फार्मर हो, आप लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, समझो कि आपके पास काऊ का ही है, काऊ का आप लोग बिजनेस करो, काऊ का आप लोग क्या कर सकते हो? दैट इज की मिल्क, सब कुछ चीजें। सो राइट नाउ एज अ फार्मर यू वांट टू इंक्रीज योर मिल्क का क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अच्छा क्वालिटी का मिल्क भी चाहिए, और एक ही काउ से आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल्क भी चाहिए। आप लोग कैसे कर सकते हो? दो तरीके से कर सकते हो। तो देयर आर टू मेथड्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये दोनों मेथड को यूज करके मैं अपने एनिमल हस्बेंड्री को मैं बूस्ट दे सकता हूँ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ, जिससे मैं मिल्क, वूल, मीट, ये सब का प्रोडक्शन रेट सबको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। कैसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहला मेथड है, दूसरा इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मैं दो चीजें सिखाऊंगा, एक हाइब्रिड बच्चा भी बनाने को सिखाऊंगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी सिखाऊंगा। सी आर्टिफिशियल मतलब क्या है? कोई तो ऐसा चीज जो हम लोगों ने करा है, नेचुरली हुआ नहीं। इंसेमिनेशन मतलब पता क्या है? स्पर्म को वजाइना के अंदर ड्रॉप करना, इंसेमिनेशन। स्पर्म को या फिर सीमेन को वजाइना के ट्रैक में छोड़ देना। तो यहाँ पे इट इज ऑकरिंग आर्टिफिशियली, इट इज नॉट नेचुरली, कि मैंने बुल और काउ को लेके आया, उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बच्चा बनाना हो। यहाँ पे मुझे आर्टिफिशियली स्पर्म को इसके अंदर डालना है। तो समझो कि मेरे पास ये जो काउ है, मेरा जो काउ है, शी इज वेरी हेल्दी, वो बहुत अच्छे अमाउंट में मिल्क देती है। व्हाट इफ ये जो काउ है इसके 10-15 बच्चे बन गए, तो बहुत अच्छी बात है ना, इनका ही जीन्स उन बच्चों में भी आएगा, तो सारे के सारे बच्चे हाई अमाउंट ऑफ मिल्क देने वाली काउ रहेगी, तो मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो मुझे इनके एग्जैक्ट बहुत सारे बच्चे चाहिए। सेकेंड चीज, ये मेरे पास महाराष्ट्र में था, ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया में जब गया था तो मुझे समझ में आया कि वहां पे एक बुल मिला मुझे, बहुत ही हट्टा कट्टा बुल है। ये डिजीज रेजिस्टेंट वाला बुल है, मीन जेनेटिकली बहुत अच्छा है, कम बीमार पड़ता है। अच्छी बात है ना, अगर मेरा जो नेक्स्ट जनरे जो काऊ का जो बच्चा आएगा, अगर वो कम बीमार पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिल्क दे रहा है, मेरे लिए इट इज बेनिफिशियल। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बुल है और ये जो कौवे, इन दोनों का बच्चा होना चाहिए। लेकिन ये दिक्कत क्या है कि ये नॉर्थ इंडिया में कहीं पे तो है और ये महाराष्ट्र में। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्पर्म को मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा, मैं मेरे महाराष्ट्र में आऊंगा, और ये जो कव है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंसेमिनेट करूंगा, आर्टिफिशियली स्पर्म मैंने इंसेमिनेट किया। तो इन दोनों का बच्चा जो बनेगा दैट वुड बी हाइब्रिड। ये दोनों के दोनों जेनेटिकली डिफरेंट वाले एनिमल्स है ऑफ सेम स्पीशीज। ये अलग जेनेटिक्स का है, ये अलग जेनेटिक्स है, तो ये दोनों ने मिलकर एक हाइब्रिड बच्चा बनाया। तो यहाँ पे मैंने दो कंसेप्ट सिखाया, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म को आप लोग आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया और एक बच्चा बनाया। तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा इन दोनों का, वो मिल्क भी देगा अच्छे खासे, और वो कम बीमार भी पड़ेगा। तो मेरा पैसा भी तो बच रहा है ना, इसको ज्यादा ट्रीट करने के लिए पैसा नहीं लगेगा। लॉजिक समझा? सेकेंड वन इज कि अगर मुझे एनिमल हस्बेंड्री को बूस्ट करना, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। जिसने भी इस मेथड को ढूंढा, दैट ही इज अ जीनियस गाय। सी, ये सेम वही काव है जो बहुत अच्छा मिल्क सब दे रही, मुझे इसके बहुत सारे बच्चे चाहिए। नाउ द थिंग इज, जैसे हम ह्यूमंस में को एट ए टाइम एक ही बच्चा आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज होता है, वैसे इनमें भी एक साइकिल होता है जिसमें हर महीने में एक ही एग रिलीज होता है, समझो। सो समझो कि ये जो काऊ है अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गया, तो कुछ 9-10 जितने भी मंथ है, शी विल बी बिजी इन दैट, लाइक बेबी मेकिंग प्रोसेस में शी विल बी बिजी। तो मुझे 9-10 महीना वेट करना पड़ेगा ना इसका एक बच्चा आने के लिए, फिर वो बेबी आएगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो मिल्क देगा, फिर मैं उसको वापस से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करूंगा, फिर सेकंड बेबी आएगा। तो इट इज अ लेंथी प्रोसेस। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, मैं चाहता हूँ कि इस फीमेल, ये जो काऊ है इसका मल्टीपल बच्चे बने, एक साथ बहुत सारे बच्चे बनाने। कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा, इस वाले काऊ के अंदर इंजेक्शन दूंगा, एफएसएच हार्मोन। अभी जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल सीखा है उसको पता है एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। तो एफएसएच जब मैं दूंगा, हर महीने में एक एग रिलीज होने की जगह पे मल्टीपल एग रिलीज होगा। जब मल्टीपल एग रिलीज होगा, तो मैं स्पर्म जब इंट्रोड्यूस करूंगा, तो बहुत सारे स्पर्म्स मल्टीपल एग्स को फ्यूज करेंगे, तो एट ए टाइम बहुत सारे बच्चे बनेंगे। समझ में आ गया? अभी जैसे बच्चे बने, इन बच्चों को मैं क्या करूंगा, इस मॉम के अंदर से निकाल के किसी और
मदर सरोगेसी सुना है ना आप लोगों ने? हाँ, तो जब ये मदर के अंदर 5 टू 6 एग रिलीज कराया मैंने, एफएसएस देके स्पर्म डाला, बहुत 5 बच्चे भी बन गए इनकी पेट के अंदर। ना ये 5 बच्चों को संभाल भी नहीं पाएगी, इट इज डिफिकल्ट फॉर हर। सो मैं इन पांचों बच्चों को मैं क्या करूंगा, इन एम्ब्रियो को मैं ट्रांसफर करूंगा और अलग 5-5 काउस के अंदर मैं क्या करूंगा, इनको इम्प्लांट करूंगा। इससे मेरा बेनिफिट क्या हो पता है क्या? नाउ दिस काउ शी इज रेडी नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ में इसको वापस लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे एक चीज उनमें होता है वो आने वाला है। वापस मैं एफएसएस दूंगा, वापस 5 से 6 एग रिलीज करूंगा, वापस से मैं स्पर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, वापस से 5 टू 6 बच्चे मिलेंगे। 5 टू 6 बच्चों को एम्ब्रियो को मैं ट्रांसफर करूंगा अलग 5 सरोगेटेड मदर में। तो देखो 2 महीने में मैं 10 सरोगेटेड काउस को मैंने बेबीज को दिया। जीन्स किसका है? इसका। उनका काम क्या है? सिर्फ बेबीज को ग्रो कर। तो देखो कितना स्मार्ट है। तो कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा इनका ही काफ को मैं बना सकता हूँ। समझ में आ गया? सिर्फ नाम याद रखना है, कैसा होता है नहीं याद रखा तो भी चलेगा। थर्ड इंडस्ट्री दैट वुड बी ह्यूमन हेल्थ। सी हम लोगों ने बायोटेक को यूज करके ऐसी ऐसी चीजें बनाई कि हम लोग पहले ही लाइक बोलते ना डायग्नोज कर सकते हैं कि डायबिटीज है कि नहीं, हार्ट डिजीज है कि नहीं। इट अभी इट इज पॉसिबल राइट नाउ टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट इसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों ने बायोटेक को यूज किया टू मेक मेडिसिन या फिर टू मेक प्रोटीन्स, दैट इज की इंसुलिन। आप लोग इंसुलिन बना सकते हो कैसे, मैं समझा दूं। अभी 2 स्टोरी सुनना, पहले के टाइम में आप लोग इंसुलिन कैसे बनाते थे और अभी कैसे इंसुलिन बनाते थे। सी अगर इफ यू वांट टू मेक इंसुलिन पहले के टाइम में, तो आप लोग क्या करोगे, जो हॉर्स है ना, हॉर्स घोड़ा, आफ्टर हॉर्स डाई उसके जो पैंक्रियास है उसको निकालोगे, उसके पैंक्रियास को यूज करके आप लोग इंसान के लिए इंसुलिन बनाओगे। अच्छा साउंड किया ना, इंसान के लिए इंसुलिन। हाँ, नो द प्रॉब्लम इज की हॉर्स इज अ डिफरेंट एनिमल, वी आर डिफरेंट एनिमल, तो वो उतना कंपैक्टेबल नहीं। तो पहले के टाइम में ऐसे बनाते थे तो उतना अच्छा नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। व्हाट इफ एक इंसान के इंसुलिन को हम लोग इंसानों को ही दे सकते? दैट इज वेरी स्मार्ट मेथड। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया को मैं यूज करो इंसुलिन बनाने के लिए। बैक्टीरिया मेरे लिए आज इंसुलिन बना रहा है। कैसे? तुमको सिर्फ जीन का नॉलेज चाहिए और कुछ भी नहीं। मैंने एक इंसान को बुलाया, हेल्दी लाइक हेल्दी इंडिविजुअल जिसका पैंक्रियास बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उस बंदे के पैंक्रियास से मैंने सेल निकाला। कौन सा सेल? इंसुलिन बनाने वाला सेल को मैंने निकाला। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो बंदा है इसके इंसुलिन बनाने वाले सेल से मैं एक जीन को निकालूंगा। कौन सा जीन निकालूंगा? इंसुलिन बनाने वाला इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो बंदे का जो जीन है उसमें से कौन सा जीन को मैंने निकाला? इंसुलिन बनाने वाला जीन। ये है वो जीन। एट द सेम टाइम मैंने एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया क्या मैंने क्या किया, डीएनए को मैंने बाहर निकाला। बैक्टीरिया के डीएनए को देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक कट किया, फेंक दिया, वापस स्पेस बना दिया। अभी इस स्पेस में मैं क्या करूंगा, ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जीन, उसको मैं क्या करूंगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करूंगा। बैक्टीरिया को मैंने इंसुलिन बनाने वाला जीन दे दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं क्या करूंगा, बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा। टेल मी, मेरे बैक्टीरिया के पास अभी नया कौन सा जीन आ गया? इंसुलिन बनाने वाला जीन आ गया। अभी मेरा बैक्टीरिया क्या बना के देगा? इंसुलिन बना के देगा। एंड दिस इज हाउ वी मेक इंसुलिन। नाउ दिस वे मोर सेफर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंसान का ही जीन यूज किया, तो इट इज 100% सेफ। समझ में आ गया इंसुलिन कैसा बनाया? मजा आया सुन के? ठीक है। इसी मेथड से मैंने वैक्सीन भी बनाया। अभी वो भी मैं एग्जांपल दूंगा। उससे पहले ये जो लाइन दिख रहा है ना, पता नहीं कितने बार उन्होंने बोर्ड्स में एमसीक्यू में ये पूछा है कि वैक्सीन कंटेन एंटीजन। ये सिर्फ एंटीजन वर्ड को सुनो, अभी इसको अंडरलाइन करो, क्या है एंटीजन एंटीबॉडी, सब मैं सिखाऊंगा। दिस इज योर एमसीक्यू का क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया ये आने वाला है। अभी ध्यान से सुनो कि वैक्सीन बनता कैसे। सेम ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। समझो कि पोलियो वायरस, पोलियो वायरस सुने आप लोगों ने? ठीक है, इट इज अ वायरस। तो अगर मुझे वैक्सीन बनाना है पोलियो के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेडिशनल मेथड में मैं लिटरली वो वैक्सीन, वो जो पैथोजन है ना, पैथोजन मीन्स व्हाट, जो बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, सन तो नहीं बना रहा हूं, क्या है मैं 2 मिनट में समझा दूं। समझो मुझे क्या बनाना है, पोलियो के लिए वैक्सीन बनाना है। पहले के टाइम में ट्रेडिशनल मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं लेबोरेटरी में एक प्लेट लूंगा, उस प्लेट में मैं क्या करूंगा, पोलियो वायरस, वो लिटरली वो वायरस को मैं लेके आऊंगा, उसके ऊपर रखूंगा और मैं उसको हीट किल करूंगा। हीट किल, गर्म करके मैं उस वायरस को या तो मैं कंप्लीटली मार डालूंगा या तो मैं उसको पार्शियली मार डालूंगा। मैंने क्या क्या किया, मैंने वायरस को या फिर बैक्टीरिया जो भी मुझे वैक्सीन बनाना है उसको मैं क्या करूंगा,
हीट किल मेथड यूज करूंगा, जिसमें मैं उसको पार्शियली किल या फिर कंप्लीटली किल करूंगा। बिफोर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज एंटीजन। सी, हर एक पैथोजन ना, ये देखो ये पैथोजन है, समझो ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनके बॉडी में ना एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो सन जैसा बना ना, ये जो चीज मैंने बना ना, दिस इज नथिंग बट एंटीजन। पैथोजन के पास क्या है? एंटीजन। जैसे ही ये बंदा आपके बॉडी में आएगा, आपके बॉडी के जो इम्यूनिटी है उसको कैसे समझेगा कि कोई बाहर से आया है? तो आपका बॉडी क्या करेगा, ये जो एंटीजन है ना, इसको वो पहचानेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। आपका बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीजन किसके पास है? पैथोजन के पास है। तो एंटीजन बॉडी के अंदर आया, मेरे बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाया, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कंबाइन हो गए। अभी जब एंटीबॉडी बनेगा तो वो सिग्नल देगा मेरे डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपका इम्यूनिटी है। तो डब्ल्यूबीसी के एक सेल आएंगे और ये जो पैथोजन अभी जो बाहर से आया ना, इसको सब लोग मिलके क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे, पीटेंगे। तो ऐसे आपके बॉडी में काम होता है। ऐसे आपका दिस इज हाउ योर बॉडी फाइट्स कोई भी एक इन्फेक्शन को। तो मीन्स व्हाट कि मुझे सिर्फ ये एंटीजन को बॉडी के अंदर डालना है। तो मैंने क्या किया, पहले ट्रेडिशनल मेथड में इस बैक्टीरिया या फिर इस वायरस जो भी है, इसको मैंने क्या किया? कमजोर किया। इसको मैंने गर्म करके या तो मैंने कंप्लीटली मार डाल दिया या फिर पार्शियली किल किया। राइट नाउ दिस पैथोजन इज वीक, तो अभी इट इज इजी फॉर मी टू फाइट। तो अगर ये वीक फॉर्म में मैं अपने बॉडी के अंदर डालूंगा, वैक्सीन की बॉटल में इसको मैं डालूंगा और मैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट करूंगा, तो देखो आपको क्या चाहिए था? एंटीजन चाहिए, एंटीजन भी मिल गया और ये पैथोजन है वो वीक फॉर्म में भी। तो आप लोग आराम से इसको फाइट भी करोगे, एंटीबॉडीज भी बनाओगे और आप जीत गए। समझ में आ गया? बट द प्रॉब्लम इज की, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एंटीजन तो जा रहा है, मुझे तो मेनली वही चाहिए क्योंकि मेरा बॉडी एंटीजन को ही पहचानेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक्चुअली एक वायरस को अपने बॉडी में डाल दिया या फिर पैथोजन को डाल दिया, हाफ किल्ड या फिर जो भी है, फुल्ली किल्ड, हाफ किल्ड, पार्शली किल्ड, जैसे भी। बट आप लोगों ने वायरस को डाला कि नहीं डाला? तो कुछ लोग का इम्यूनिटी इतना वीक है कि उनमें बीमारी होने लग गया। सो दैट इज द रीजन हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्न मेथड को लेके आया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे हम लोग पैथोजन को नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन डालोगे। तो उसका एग्जाम्पल है ये वाला फोटो। समझो ये है कोविड का वायरस, समझो, इजी, सबको अच्छे से पता है। ये है तुम्हारा कोविड वायरस। कोविड वायरस के जो सरफेस है उस पर क्या रहेगा? एंटीजन रहेगा। अभी एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मीन्स व्हाट, इन शॉर्ट कोविड के पास इंफॉर्मेशन है ना ये एंटीजन बनाने का। तो मैंने क्या किया, एंटीजन बनाने वाला इंफॉर्मेशन को कोविड में से मैंने निकाला। ये कौन सा जीन है? कोविड का एंटीजन बनाने वाला जीन। इस जीन को मैंने सेम वापस से क्या किया, एक बैक्टीरिया के जीन के साथ लाइक क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट किया। कौन सा जीन को मैंने इंटीग्रेट किया? एंटीजन। कौन सा एंटीजन? कोविड का एंटीजन वाला जो जीन है उसको मैंने इंटीग्रेट किया बैक्टीरिया के साथ। फिर बैक्टीरिया को मैं खाना पीना सब दूंगा, मेरा बैक्टीरिया भी क्या बना के देगा? एंटीजन बना के देगा। अभी इस एंटीजन को मैं क्या करूंगा, बॉटल्स में बना के दे दूंगा। तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, आपके बॉडी में एंटीजन भी आ गया, एंटीबॉडीज भी बनेगा, फुल्ली सेफ। तो किसका भी कितना भी इम्यूनिटी वीक होने दो, यू आर सेफ। दैट इज द रीजन वी से वैक्सीन कंटेन एंटीजन इन मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न जो बायोटेक को यूज करके जो वैक्सीन बनाया उसमें एंटीजन है, ना कि पूरा का पूरा पैथोजन। मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देना है, ये प्रोटीन डालना है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो वैक्सीन है, दीज आर मोर स्टेबल, थर्मोस्टेबल, मतलब क्या, टेम्परेचर में ज्यादा स्टेबल है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ वैक्सीन को ना स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना ही पड़ता है। अगर बहुत टाइम तक मैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया वो खराब होगा। बट ये लोग ऐसे नहीं, ये लोग बहुत टाइम तक एक्टिव है। वी कैन यूज देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दीज आर मोर थर्मोस्टेबल। टेम्परेचर थोड़ा बहुत रेगुलेट हुआ तो भी मेरा ये जो नया टाइप का वैक्सीन है ये टिकेगा। वो अब आपको ये भी चीजें समझ में आ गया। एडिबल वैक्सीन, सी इट इज बोलते ना एक ट्रायल सक्सेस थोड़ा बहुत तो हुआ है, इतना 100% इफेक्टिव तो है नहीं। एडिबल वैक्सीन मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा वैक्सीन बनाया कि मैं कोई तो एक वेजिटेबल को डेवलप कर रहा हूँ, उस वेजिटेबल को डेवलप या फिर उस वेजिटेबल को खाने से मेरे बॉडी में इम्यूनिटी आएगा या फिर उसको खाने से मेरे बॉडी में एंटीजन आएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। इन शॉर्ट ये जो प्रोसेस है अभी भी ऑनगोइंग है, इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है। हम लोगों ने एक पोटैटो बनाया, मॉडिफाइड पोटैटो, जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक पोटैटो कहोगे। इस पोटैटो को खाने से मेरे बॉडी में एंटीजन आएगा। अभी तो आप लोगों ने सुना ना कि आपको सिर्फ बॉडी में एंटीजन देना है, पूरा का पूरा वायरस देना नहीं है, पूरा का पूरा पैथोजन देना नहीं है। तो ये बनाया कैसे, वो ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम है
ये आपको या तो वो लोग लेबलिंग को देंगे, या तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो लेबलिंग भी दिया रहेगा लेकिन आगे पीछे दिया रहेगा, आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना पड़ेगा, या तो उसको पूरा बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी आ सकता है, इसको पूरा ही करके जाना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे एक पोटैटो बनाना है, उस पोटैटो को खाने से मेरे बॉडी में एंटीजन आना चाहिए। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोविड है, कोविड के लिए मुझे ना वैक्सीन बनाना है, एडिबल वैक्सीन। तो मैं क्या करूंगा, ये आपको जो जीन दिख रहा है पता है क्या है? इसका देखो यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा है कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। इंसान को पैथोजन बोल रहा है, यही लिख के आना आपको। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जीन पता है किसका है? कोविड का कौन सा जीन है? एंटीजन बनाने वाला जीन है। कोविड का कौन सा जीन है? एंटीजन बनाने वाला जीन है। इस जीन को मैंने क्या किया, इस बार मैंने बैक्टीरिया के अंदर नहीं डाला, इस बार देखो मैंने किस में डाला, वायरस के अंदर डाला। सर क्यों वायरस? वायरस के एक बिहेवियर है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सी वायरस पता है कैसे अटैक करते हैं? वायरस आपके बॉडी के अंदर आएगा, खुद का जो वायरस का जो भी जीन है ना, वो आपके सेल्स के अंदर डाल देगा। काइंड ऑफ लाइक ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा है ना, खुद के जीन्स को आपके सेल के अंदर दे दिया। आपके सेल के पास एक नया जीन आ गया, तो अभी आप क्या करोगे, आपका सेल क्या करेगा, वायरस के लिए चीजें बनाएगा। इतना स्मार्ट तरीके से अटैक करता है ना ये। तो मुझे एक चीज समझ में आया, नेचर में मैंने ऑब्जर्व किया कि अरे ये बंदे के अंदर जो भी चीजें, जो भी जीन्स है, ये सेल के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने इसी बात का फायदा उठाया कि वायरस का जो डिजीज करने वाला जो जीन है उसको मैंने फेंक दिया, तो अभी ये वायरस कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसको निकला, ये अभी बीमार नहीं करेगा। इसके पास मैंने कौन सा जीन्स दिया, मेरा कोविड वायरस का एंटीजन बनाने वाला जीन, तो ये बन गया। वायरस को अभी ये वायरस को मैं क्या करूंगा, अपना जो पोटैटो है उसका एक सेल निकालूंगा, उस सेल के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको इन्फेक्ट करूंगा। प्लांट की लीफ लूंगा, उसको मैं वायरस से इन्फेक्ट करूंगा। वायरस वो प्लांट की लीफ के अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, सारे सेल्स के अंदर क्या करेगा, ये जो मॉडिफाइड जीन है, एंटीजन बनाने वाला जीन है, दे दिया। तो अभी मेरे हर एक पोटैटो का सेल है, उसके अंदर एक नया जीन आ गया। कौन सा जीन आया? दैट इज नथिंग बट एंटीजन वाला जीन। अब इस प्लांट को मैं ग्रो करूंगा, मेरा पोटैटो मिल गया। अभी इस पोटैटो खाने से मेरे को एंटीजन मिल गया। समझ में आ गया वायरस को कैसे यूज किया? तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक पोस्टमैन का काम कर रहा है। और इस वाले पोटैटो को रॉ ही कंज्यूम करना, क्यों? ऐसी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इसको बॉयल सब करोगे तो उसके अंदर का एंटीजन मरने का हाई चांसेस है। तो आप लोग इसको कच्चा खाओगे, इससे आपको इम्यूनिटी मिलेगा अगेंस्ट दैट पैथोजन। इन शॉर्ट, मैंने इनडायरेक्ट तरीके से मैंने एंटीजन तुम्हारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। अभी जिसको इंजेक्शन से डर है वो ये खा के इम्यूनिटी लेके आ जाओ। ठीक है, लॉजिकल था, मजा आ गया सुन के। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट एंड एप्लीकेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट नाउ वी डिस्कस कि आप लोग बायोटेक की मदद से आप लोग इंसुलिन बना सकते हो, वैसे आप लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ग्रोथ हार्मोन बना सकते हो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनफ चीजें आप लोग बना सकते हो। ऑल यू नीड इज कौन सा जीन से क्या बनता है, इसका नॉलेज आपको चाहिए। दैट इज ऑल यू नीड। इट इज पॉसिबल टू मेक एनीथिंग। सेकेंड वन इज इंटरफेरॉन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सी, ये ना छोटे छोटे साइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल से, जैसे आपके बॉडी में वायरस आएगा ना, जैसे वायरस अटैक करेगा ना, तो वो सेल क्या करेगा पता है क्या? इंटरफेरॉन को रिलीज करेगा आजू बाजू के सेल्स के लिए। इंटरफेरॉन इज लाइक अ सिग्नल। जैसे वायरस को अटैक किया मेरे सेल को, तो सेल ने क्या रिलीज किया? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन करेगा आजू बाजू के सेल्स को, बोलेंगे देखो अपने में से एक सेल पिट रहा है वायरस के कारण, तुम लोग खुद को बचा लो। भी समझो कि किसी के बॉडी में इंटरफेरॉन नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो मीन्स वॉट, ज्यादा से ज्यादा उसका सेल डेड होगा। तो मैंने क्या किया, बायोटेक को यूज करके इंटरफेरॉन बना के दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी बॉडी में वायरस आएगा, इंटरफेरॉन है उसकी बॉडी में, मैंने दे दिया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स को प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ। मजा आया सुन के? अभी जीन थेरेपी, इसका एक एग्जांपल इज पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक लिवर का डिजीज है। लिवर के सेल का जो जीन है वो खराब हो गया। समझो कि ये एक सेल है, लिवर का सेल है, इसका जीन खराब हो गया। अभी जब ये डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, वो दोनों खराब सेल ही तो बनाएगा ना, क्योंकि गलत जीन ही तो जा रहा है। सो मैं इस डिजीज को भी मैं क्योर कर सकता हूँ। कैसे? एक हेल्दी इंडिविजुअल को बुलाऊंगा, उसके पैंक्रियास का, सॉरी, उसके जो लिवर का जो हिपैटोसाइट्स है ना, जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था, हेल्दी जीन को लूंगा। ये रहा हेल्दी जीन। ये हेल्दी जीन को मैं क्या करूंगा, वायरस के जीन के साथ इंटीग्रेट करूंगा। क्यों वायरस? क्योंकि वायरस क्या करेगा, जो भी जीन है वो दूसरे को दे देगा। अब ये वायरस को लूंगा, मैं आपके बॉडी के अंदर डालूंगा, वायरस बीमार नहीं करेगा। वायरस आपके लिवर के पास जाएगा, जो हेल्दी जीन है वो आपके सेल को दे देगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये हेल्दी जीन आ गया। अभी ये जब डिवाइड करेगा तो हेल्दी सेल्स ही बनेगा।
ऐसे करके आप लोग ये वाली बीमारी को क्योर कर सकते हो। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोन यूरिया। मजा आ गया सुन के? ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लोनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लोनिंग मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखना कि आप लोग कोई तो एक चीज का एग्जैक्ट रेप्लिका बना रहे हो, एग्जैक्ट कॉपी। इसका एक दो टाइप से, एक थेराप्यूटिक क्लोनिंग है और एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। नो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, वो पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल है। एक ये एग्जांपल एक झटके में तो नहीं हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने 100 ऑफ टाइम्स किया, तब जाके एक बार सक्सेस हुआ। तो इसमें होता क्या है कि मैंने दो शीप लिया, दोनों के दोनों फीमेल है, पिन डॉर्सेट एंड स्कॉटिश ब्लैक फेस। इसका फेस देखो, नाम देखो, मैं रेसिस्ट नहीं हूं, ठीक है। पिन डॉर्सेट भी एक विमेन, एक फीमेल शीप है, और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस है, ये भी एक फीमेल शीप है। यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना किसी मेल को यूज किए, बिना कोई स्पर्म यूज किए मैंने बच्चा बनाया, फीमेल्स को यूज करके बच्चा बनाया। समझ में आया कैसे? अभी समझो तो कैसे। पिन डॉर्सेट जो शीप है, मैंने क्या किया, इनके अडर सेल में से मैंने क्या किया, न्यूक्लियस को सेपरेट किया। समझो कि अडर सेल मतलब क्या है कि इनका मेमोरी ग्लैंड। तो इनका मैंने एक सेल निकाला, ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जीन्स। इतना समझ में क्या? ये शीप का मैंने क्या किया, एक सेल निकाला, उस सेल का मैंने क्या किया, इसको मैं अभी इस ये जो शीप है इसका मेरे को मेनली क्या चाहिए पता है क्या? ये जीन्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इनका जो अडर सेल है, इसके ये जो बाहर का जो भी चीज है इसको मैं फेंक दूंगा। सिर्फ ये न्यूक्लियस और जीन्स है ना, इस इन दोनों चीजों को मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज जीन्स। किसका है ये? पिन डॉर्सेट का। इतना समझ में आ गया? ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो फीमेल शीप है स्कॉटिश ब्लैक फेस, इनके मैंने क्या किया, ओवरी से मैंने एग निकाला। एग, एग सेल पता है ना, स्पर्म एग, हाँ, तो वो वाला एग, ये है वो एग। अभी मैंने क्या किया, इनका जो ये न्यूक्लियस और ये जो जीन्स है, इसको मैंने फेंक दिया, इसके बाहर का जो कंटेंट है उसको मैंने रखा। समझ में मैंने क्या क्या बोला? तो अभी ये जो सेल है इसको मैं क्या कहूंगा, ई न्यूक्लिएटेड सेल। अ सेल विदाउट न्यूक्लियस इज नोन एज ई न्यूक्लिएटेड सेल। तो यहाँ पे मैंने ओवम को लिया। अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या, ये जो फिन डॉसेट का ये जो जीन्स है विद इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको मैं ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर इंटीग्रेट करूंगा। मेरे पास क्या क्या मिल गया। अभी अभी उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज की सोमैटिक सेल मैंने बहुत पहले आपको सिखाया, और रिप्रोडक्टिव सेल। व्हाट इज सोमैटिक सेल? एक ऐसा सेल जिसके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और रिप्रोडक्टिव सेल के पास कितना रहेगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इंसान के बारे में बोलना है, मेल का 23, फीमेल का 23, ताकि फ्यूज होकर वापस 46 बनेगा। तो दैट 46 कंडीशन इज नथिंग बट सोमैटिक सेल बन गया कि नहीं बना? तो मैंने जो स्कॉटिश, अब सॉरी, आपको जो फिन डॉर्सेट जो मैंने लिया, इसका मैंने कौन सा सेल लिया, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल के पास कितना जीन्स है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बच्चा बनाने के लिए मेरे को कितना क्रोमोसोम चाहिए, पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसका मैंने कौन सा सेल लिया, एग सेल। एग सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मैंने फेंक दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस को मैंने इसके अंदर इंटीग्रेट किया। तो मेरे पास ओवम मिला, ओवम का पूरा मैकेनिज्म मिला विदाउट न्यूक्लियस। एक नया न्यूक्लियस डाला जिसमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी इससे जो बच्चा बनेगा, उस बच्चे का नाम है तुम्हारा डॉली द शीप। नाउ जस्ट टेल मी, वो बच्चा है जो बनने वाला है, वो किसके जैसा दिखने वाला है? वेरी गुड, दैट इज फिन डॉर्सेट। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे समझो 46 जीन्स, इनकी इसमें कुछ अलग जीन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इंसान का मैं बोलूं, तो इन ये जो फिन डॉर्सेट है, इसका अकेला का पूरा 46 जीन्स को मैंने यूज करके बेबी बनाया। समझ में आ गया? सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट, 100 टाइम्स यूज किया था, तब जाके एक बार ये सक्सेस हुआ था। उसका नाम है डॉली द शीप। वो बेचारा बेचारा टिका नहीं, उसको भी कुछ तो बीमारी होगी, वो भी मर गया। आफ्टर दैट क्लोनिंग को बैन किया, क्योंकि क्लोनिंग का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो वर्ल्ड वाइड इट इज बैन। समझ में आ गया? सी, इतना कॉम्प्लिकेट करने की भी जरूरी नहीं है, आप लोग एक ही विमेन को यूज करके बच्चा बना सकते हो। समझो कि देयर इज एन विमेन, इंसानों को ही पकड़ो। मैंने क्या किया, उसी विमेन का वोम को भी निकाला, उसी वुमेन का कोई तो एक सोमैटिक सेल निकाला, बॉडी का कोई तो एक सेल को निकाला। उस वुमेन का ओवम को मैंने ई न्यूक्लिएट किया, मतलब क्या, न्यूक्लियस को फेंक दिया। 23 क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस को फेंक दिया। 46 क्रोमोसोम वाला सेल का जो न्यूक्लियस है उसको मैंने ओवम के अंदर डाल दिया। तो उस वुमेन का ही क्रोमोसोम को यूज करके मैंने एक बच्चा बनाया, और दैट बच्चा इज गोइंग टू लुक एग्जैक्टली लाइक दैट वुमेन, क्योंकि पूरा के पूरा जीन्स उसी का ही है ना। कोई मेल का कोई
यूज ही नहीं था, यहाँ पे कोई स्पर्म या फिर कोई बाहर से कोई जीन ही नहीं है। सो दिस इज हाउ क्लोनिंग इज डन। आई होप आपको ये सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी सेकेंड टाइप ऑफ क्लोनिंग दैट इज की थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अभी व्हाट डू यू मीन बाय थेराप्यूटिक क्लोनिंग? सी, ये समझने से पहले ये वाला पॉइंट देख लो। अगर आप लोग पूरे एक ऑर्गेनिज्म को ही आप लोग क्लोन करके बना सकते हो, क्या आप लोग एक जीन का कॉपी नहीं बना सकते हो? ठीक है, फॉर थेरापी यूजेस टू गिव, फॉर एग्जांपल आई गिव यू, जो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट किया था। यहाँ पे मैंने इंसान को पकड़ा था, बोला कि चल भाई तू अपना पैंक्रियास का एक सेल दे, इंसुलिन बनाना है मुझे। तो ये उसने वो सेल दे दिया, अच्छा वाला जीन वाला सेल है, ठीक है। अभी समझो कि मेरे पास तो ये एक ही कॉपी, अब मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया और एक्सपेरिमेंट बीच में ही फेल हो गया। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता ना। तो क्या मैं एक जीन के भरोसे में जी पाऊंगा? नो। सो व्हाट आई वुड डू इफ आई एम अ स्मार्ट गाय, मैं इन जीन्स के हजारों कॉपियाज बना के रख दूंगा पहले से ही। तो जिससे मेरा बेनिफिट क्या होगा कि मेरा अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हो रहा है, मेरे पास बैकअप के लिए बहुत सारे जीन्स है। सो आई कैन यूज दिस फॉर थेरापी ऑल्सो। समझ में गया? इट इज नथिंग दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट, आप लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे कि अल्कोहल, आपको तो पता ही है। अभी ये जो चीज मैं बोलने वाला हूँ, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। अभी जब हम लोग और एक चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उसमें पूरा यही देखना है अपने को कि आप लोग कैसे माइक्रोब्स को यूज करके अल्कोहल बनाने वाले, वहां पे हम लोग समझाने वाला हूँ। इन शॉर्ट, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट, आप लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल यूजिंग बायोटेक, चिंदी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी, दोनों को यूज किया टू व्हाट, लाइक फॉर व्हाट पर्पस, दैट इज की टू क्लीन योर एनवायरमेंट। तुम्हारे एनवायरमेंट में बहुत सारे कचरे हैं, प्लास्टिक वास्टिक के अलावा भी बहुत कुछ चीजें, कुछ कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, गिर गया कुछ चीजें, उसको मुझे क्लीन करना है, तो मैं हाथों से क्लीन नहीं कर सकता, आई नीड सम स्पेशल चीजें। सो फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू यूज बायोटेक्नोलॉजी। वो है ये बायो रेमिडिएशन। ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एनवायरमेंट पे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स गिर गया है, कुछ तो टॉक्सिक केमिकल्स है प्रेजेंट पे एनवायरमेंट पे, मुझे उसको क्लीन करना है। आई एम गोइंग टू यूज टू थिंग्स, या तो मैं कोई प्लांट यूज करूंगा या तो मैं माइक्रोब यूज करूंगा। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनको मैं ऐसे जगहों पे रखूंगा कि वो लोग क्या करेंगे, सॉइल या फिर वाटर में जो भी वो केमिकल्स है, ये लोग उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इनके लिए वो खाना है, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है ना, ये लोग के लिए खाना, ये लोग खुद भी ग्रो हो जाएंगे, मेरा सॉइल या फिर वाटर का जो केमिकल है, जो टॉक्सिन है, वो भी निकल गया। दिस इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। अगर मैं प्लांट को स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ इस पर्पस को, उसको आप लोग कहोगे फाइटो रेमिडिएशन। समझ में गया? इफ यू आर यूजिंग प्लांट्स टू एब्सॉर्ब हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ द वाटर, दैट इज नोन एज फाइटो रेमिडिएशन। इन जनरली इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायो रेमिडिएशन। अभी बिफोर दैट, इसके भी एग्जांपल्स देखने से पहले ये एक बार देख लो, प्रोटीन्स कुछ बनाए हैं हम लोगों ने, कुछ बीमारियां हैं, उस बीमारियों को क्योर करने के लिए वी हैव मेड सम प्रोटीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसको रट के जाना, ये और इसके नेक्स्ट वाला, ये बायो रेमिडिएशन की, ये दोनों में से कोई एक पूरा एग्जाम्पल्स इसका आपको मैच द फॉलोइंग में मिलेगा। सो इंसुलिन दूंगा, या फिर इंसुलिन बनाने से मैं डायबिटीज क्योर कर सकता हूँ। सोमैटोस्टैटिन से मैं डॉर्फिज्म कर सकता हूँ। व्हाट इज डॉर्फिज्म? डॉर्फिज्म इज नथिंग बट कि उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तभी तो आपका बॉडी ग्रोथ होगा, इसमें नहीं हो। एरिथ्रोपोइटिन से आप लोग एनीमिया, इसको रट लो, क्या है क्यों है, इतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट। फैक्टर 8 से आप लोग हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया सुनी लो, एक ऐसी बीमारी जहाँ पे ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। कट लग गया, ब्लड क्लॉट होना चाहिए ना, नहीं क्लॉट हो तो क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग। तो ये फैक्टर 8 की कमी रहेगी, तो ये फैक्टर 8 प्रोटीन आप लोग बायोटेक के मदद से बना के उस पेशेंट को दे सकते हैं। वैसे इंटरलूकिन इज वो कैंसर। इंटरफेरॉन अभी तो सीखा था हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले, दैट इज वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल साइज प्रोटीन, सिग्नलिंग प्रोटीन्स। नाउ बायो रेमिडिएशन के एग्जांपल्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज दैट इज सूडोमोनास। ये यहाँ पे भी है और एक चैप्टर में भी है, तो इसको याद रखना। समझो कि एक शिप जा रहा है, एक वेसल जा रहा था पानी से, और उसमें कोई तो एक्सीडेंट के कारण बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हो गया। अभी पानी में ऑयल स्पिल हो गया तो आप क्या करोगे, हाथों से निकालोगे ना? अरे नहीं, ऑब्वियसली कैसे निकालोगे? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज अ बैक्टीरिया जिसका नाम है सुडोमोनास। सुडोमोनास क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को मैं वहां पे छोड़ दूंगा जहां पे भी ऑयल स्पिल हो गया। ये क्या करेगा कि जो भी ऑयल है ना, उसके हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ेगा। सो दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक। ये वो वाले चैप्टर में दिए है, इसके लिए मैंने बोला ये 2 बार आया है चैप्टर्स में। ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑयल को तोड़ेगा
हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा एटमॉस्फेयर से और H2O एंड CO2 बना देगा। तो थोड़े टाइम के बाद में देखोगे ऑयल कंप्लीटली निकल गया। तो देखो ऑयल स्पिल हो गया, एनवायरमेंट खराब हो गया, तुम लोगों ने एक बैक्टीरिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया टू क्लीन इट, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बायो रेमिडिएशन। वैसे ही टेरिस विटाटा विच इज अ फर्न, ये आपके सॉइल में से आर्सेनिक केमिकल को एब्सॉर्ब करेगा। इसको रट लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड का प्लांट, ये सेलिनियम को एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम योर सॉइल। सनफ्लावर एक रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकता है, कौन सा रेडिएशन? यूरेनियम। पूरे सिलेबस में तुम्हारे ये एक नाम आपको सुनना ही है, यूरेनियम। अगर आप लोग को एटॉमिक पावर प्लांट याद है, दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वहां पे भी हम लोगों ने यही इसी को यूज किया था। फॉर नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेंबर, दैट इज कि सनफ्लावर विल एब्सॉर्ब यूरेनियम। तो जहाँ पे भी यूरेनियम का लीकेज होगा, सनफ्लावर लगा लो। एनवायरमेंट में कुछ तो केमिकल निकल रहा है, कुछ तो टॉक्सिक हार्मफुल चीजें निकल रहा है, आप लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोटेक को यूज करके उसको कंट्रोल किया। सो दिस इज अ फाइटो रेमिडिएशन, क्योंकि प्लांट यूज किया ना मैंने। वैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डाइनोकोकस रेडियोड्यूरानस, ये भी रेडियो एक्टिव डेब्रिस, जो भी बाकी बचा कुछ है वेस्ट, उसमें से भी तो रेडिएशन निकलेगा, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट में कुछ और भी ग्रासेस है, अल्फा अल्फा, क्लोवर एंड राइप, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फाइटो रेमिडिएशन। सो ये आपका मैच द फॉलोइंग एंड ये भी आपके मैच द फॉलोइंग, दोनों में ये क्वेश्चन आने वाला ही है, दोनों में से एक आएगा, अभी वो कौन सा आएगा मुझे नहीं पता। नेक्स्ट वन इज फूड बायोटेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप लोगों ने बायोटेक यूज किया, फॉर एग्जांपल चीज हो गया, योगर्ट हो गया, आप लोग वो बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, वो भी हम लोग सीखेंगे टू अपना इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर पे। सो इन शॉर्ट यू हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज, बटर, अल्कोहल, ब्रेड एक्सेट्रा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चे लोग इसको गलत समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या है कि फिंगरप्रिंट देके डीएनए बताऊंगा या फिर ऐसे कुछ लॉजिक, नो। इसका मतलब क्या है कि सी, हम सब लोग यूनिक दिखते है कि नहीं? व्हाई? बिकॉज हम लोग सब लोग का जीन्स अलग अलग है। कोई भी हम लोग 99.9% हम लोग का जेनेटिक मटेरियल इज सेम, बट दैट 0.1% इज डिफरेंट ना, दैट इज द रीजन वी ऑल आर डिफरेंट। तो मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। तो यहाँ पे इनको बताना क्या था, जैसे हम लोग सब लोग का डीएनए या फिर जीन्स यूनिक है, वैसे हम लोग सब लोग का फिंगरप्रिंट भी यूनिक है। या फिर मैं इसको उल्टा बोलूंगा, मेरा जो फिंगरप्रिंट है ये सिर्फ मेरे पास ही और किसी के पास ही नो। तो माय फिंगरप्रिंट इज यूनिक, वैसे ही मेरा जीन्स भी यूनिक है। तो मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। कैसे? इस अभी देखो, इसको हम लोग यूज करेंगे इन फॉरेंसिक स्टडीज एंड ऑल दोस थिंग्स में। समझो कि एक क्राइम हो गया, ध्यान से सुनो। तो क्राइम सीन से ना मुझे एक सैंपल मिला, वो है ये सैंपल। तो समझो कि मुझे ब्लड का सैंपल मिला, जो डेड बॉडी है उसके अलावा जिसने क्राइम किया एक अलग सा ब्लड भी मिला। तो मैंने क्या किया, उसको जब स्टडी किया तो मेरे को एक सैंपल मिला, उसके जीन्स ना कुछ ऐसा दिखता है। नाउ आई नो, जैसे हम लोग सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है, सबका फिंगरप्रिंट यूनिक है, ये जो जीन्स है ना, ये पूरे दुनिया में किसी एक ही पर्सन के पास है। लॉजिक समझ में है? फिंगरप्रिंट और इसका लिंक क्या लिखा है उन्होंने। जैसे हम लोग सब लोग का जीन्स यूनिक है, वैसे ही फिंगरप्रिंट भी यूनिक है। तो ये जो जीन दिख रहा है आपको, ये कोई तो एक ही इंसान का दुनिया में, और किसी का हो नहीं सकता। तो मुझे सैंपल मिला और मुझे 3 लोग के ऊपर डाउट था। तो मैंने क्या किया, 3 सस्पेक्ट्स का भी मैंने ब्लड टेस्ट कराया और मैंने तीनों का भी मैंने क्या किया, जीन्स को मैंने देखा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले जो क्राइम सीन से जो मिला उसको मैं क्या करूंगा, मैच करके देखूंगा इन तीनों के साथ। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि दैट सेकंड सस्पेक्ट है, उसने ही क्राइम किया है, क्योंकि उसका सैंपल मुझे वहां से मिला। तो मतलब क्या है, समझ में आ गया आपको? जैसे वी ऑल हैव यूनिक फिंगरप्रिंट, वैसे ही हम लोग सब लोग का डीएनए भी यूनिक है। तो इसी का मैंने यूज किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सस्पेक्ट जिसने भी क्राइम किया है। तो इसको आप लोग यूज करोगे इन फॉरेंसिक साइंस एज वेल एज इन पैटर्निटी कोड। तो पैटर्निटी कोड क्या है कि ऐसा कोड जहाँ पे हस्बैंड लोग केस करेंगे अपने वाइफ के ऊपर, कि उनको डाउट रहेगा कि वो जो बच्चा है वो उनका है कि नहीं। ऑब्वियसली वाइफ क्यों करेगी? तो आपको पता चलेगा, आप लोगों ने शायद वीडियोस देखा होगा कि हस्बैंड लोग डाउट करेंगे कि उनका वाइफ, उनका जो बच्चा है शायद उनका नहीं है, चीट किया होगा। तो आप लोग पता कर सकते हो, तो डैड का जो जीन्स है वो निकालेंगे हम लोग, बच्चे का जो जीन्स है वो देखेंगे। मम्मी का जीन्स की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा मम्मी का ही है ना। तो 50% तो बच्चा मम्मी के साथ मैच कर रहा है, बाकी का 50% पापा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखेंगे। अगर मैच किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग हैप्पीली घर जाओगे। नहीं किया तो कलेश होने वाला है। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दैट इज 3 रिवॉल्यूशन है।
ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन। इससे पहले एक और चीज याद आ गया मुझे, दैट इज की डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने हम लोग को ये सुडोमोनास यूज करने का नॉलेज दिया, इंडियन साइंटिस्ट। ग्रीन रिवॉल्यूशन, दो साइंटिस्ट, देखो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे जो अंडर डेवलप थे, जो अभी डेवलप हो रहे, एक झटके में पॉपुलेशन आ गया, इतने लोगों को खिलाना पिलाना है कि नहीं। तो दो साइंटिस्ट, दैट इज की डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है इसमें फोटो में आई गेस स्पेलिंग रॉन्ग दिया है या फिर पैराग्राफ में स्पेलिंग रॉन्ग दिया, कहीं पे तो रॉन्ग दिया है। द राइट स्पेलिंग इज दिस, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स लेके आए जिससे हम लोग एक झटके में हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बूस्ट कर सके। तो जो छोटे छोटे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स है उसका जो नॉलेज है, उनके वैरायटीज को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इन्होंने फर्टिलाइजर्स यूज करने को बोला, क्योंकि कम टाइम में मुझे ज्यादा से ज्यादा बनाना है और इतने सारे लोगों को खिलाना पिलाना है। तो एक झटके में बूस्ट उन्होंने दिया, इन दोनों ने दिया। तो इन्होंने इरिगेशन के मेथड्स बताया, वाटर मैनेजमेंट, कि आप लोग स्प्रिंकल इरिगेशन यूज कर सकते हो, उससे बेटर ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के बोलते हैं ना टेक्निक्स बताया, जिससे हम लोगों ने एक झटके में एग्रीकल्चर फील्ड में बूस्ट देखने को मिला। मैं इसको बहुत क्विकली समझा, टू एक्सेस फील्ड में पूरी चीजें देखना। सेकंड वन इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन? समथिंग रिलेटेड टू मिल्क। सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, पहले क्या था, एक आनंद नगर बोल के गुजरात में था, वहां पे एक इंडस्ट्री चालू किया इन्होंने, दैट इज टुडेज अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि जो भी बहुत सारे जगहों पे मिल्क नहीं पहुंचा, तो इन्होंने बोला कि जो भी फार्मर्स है आप लोग अपने मिल्क लेके मेरे पास आ जाओ, हम लोग इस मिल्क का टेस्ट करेंगे, क्वालिटी सब चेक करेंगे और उसको मस्त पैक वैक करके पूरा इंडिया में सेल करेगी। ऐसे करके अमूल कंपनी आया, ऐसे करके पूरे इंडिया में आपको मिल्क रिवॉल्यूशन देखने को मिला। और उन्होंने एक चीज बोला, दैट इज की मिल्क जो इंडस्ट्री, इट इज नॉट एन allied बिजनेस, इट इज अ मेन स्ट्रीम। मतलब क्या कि ये साइड बिजनेस नहीं है, ये लोगों का मेन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस हो सकता है, मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम भी कर सकते हो। थर्ड वन इज ब्लू रिवॉल्यूशन, दैट इज की नील क्रांति मिशन 2016। इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने आपको बोला कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, आपके पास पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, ठीक है, आप लोग जो भी वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पानी के रिलेटेड जो भी आप लोग चीजें बना सकते हो, फिश हो गया, फिश केक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उन चीजों को बनाओ और बेचो। इसके लिए गवर्नमेंट 50% या फिर 100% सब्सिडी देगा। इसका मतलब है कि 50% का जो भी फाइनेंस है वो गवर्नमेंट देगा, या तो पूरे के पूरे 100% पैसा भी आपको देगा इस चीज के लिए। दैट इज ब्लू, ऐसे करके आपको ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन देखने को मिला। समझ में आ गया? मैंने बहुत क्विकली समझाया, एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना। नाउ फर्टिलाइजर, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, वन इज ऑर्गेनिक, वन इज केमिकल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज नथिंग बट तुम लोग का मैन्योर। मैन्योर बनता कैसे है कि जो भी डेड एनिमल्स है उसका मिक्सचर हो गया, आपका प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, मतलब हेल्दी चीजों का मिक्सचर बनता है आपका मैन्योर। तो इसमें न्यूट्रिएंट है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको यूज करोगे एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या, आपको पहले ही मैंने बता दिया, सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड करने वाला चीज। ये एक चीज है जो कि नेचुरल है, और एक चीज है दैट इज की केमिकल फर्टिलाइजर, कि मार्केट से आप लोग जाके फर्टिलाइजर खरीद के आ सकते हो, ये केमिकली बना है, न्यूट्रिएंट है लेकिन केमिकल न्यूट्रिएंट। तो आपको एक स्मॉल डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट इज की जो मैन्योर इट इज बेटर बिकॉज इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल है। इसका बेनिफिट क्या है कि देखो, ये देखो आपको सॉइल जैसे दिख रहा है थोड़ा लाइक क्वांटिटी में, तो ये वाटर होल्ड कर सकता है, ये वाटर होल्ड नहीं कर सकता है। इसको यूज करते हो आपको कोई स्पेशल प्रोटेक्टिव गियर वियर कुछ पहनना नहीं, यहाँ पे देखो ये पूरे तरीके से इसने खुद को कवर किया, क्योंकि इट इज हार्मफुल। तो ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। ये चीजें आपके सॉइल या फिर प्लांट को खराब नहीं करेगा, ये आपके सॉइल को खराब कर सकते हैं या फिर प्लांट को खराब कर सकते हैं। अभी केमिकल फर्टिलाइजर की हमने बात किया ही है, तो आप लोग हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी सुन लो। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? सॉइल लेस फार्मिंग। बिना सॉइल यूज किए मैं प्लांट को ग्रो कर रहा हूं। कैसे? मैं बड़ा से एक ट्यूब लूंगा, एक बड़ा से एक ट्यूब दिख रहा है। सी सॉइल का ना दो ही काम है, एक प्लांट को न्यूट्रिशन देना, सॉइल में न्यूट्रिशन होता है कि नहीं होता, दूसरा प्लांट को होल्ड करके रखना। तो मैंने ट्यूब बनाया, ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, बहुत सारे छेद बनाया, इसमें मैंने अपना प्लांट को रखा, और ये देखो इसको रूट्स ट्यूब के अंदर है, बहुत सारे रूट्स, ठीक है। ये जो होल है यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो मेरे प्लांट को होल्ड कर रहा है, तो सॉइल का एक फंक्शन साइड में हो गया, ट्यूब ने प्लांट को होल्ड किया। सेकेंड चीज, इसमें से ना एक पानी को मैं पास करूंगा, दैट वाटर विल कंटेन केमिकल फर्टिलाइजर। तो मतलब क्या कि मेरे प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिल गया और सपोर्ट भी मिल गया। तो बिना सॉइल का मैंने प्लांट ग्रो किया कि नहीं किया? तो दिस इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब वाटर। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो फार्मिंग, बिना सॉइल को यूज किए, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करके भी आप लोग प्लांट ग्रो कर सकते हो।
तो अगर आपके पास कोई ऐसा ज़मीन है, बोलते हैं ना बंजर ज़मीन जहाँ पे कोई ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो जगह तो है ना आपके पास, तो हाइड्रोपोनिक्स कर लो, कुछ तो बेच पाओगे, कुछ तो पैसा कमा ही लोगे। नाउ इंसेक्टिसाइड्स या फिर सेकंड इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट इज़ इंसेक्टिसाइड्स? सी तुम्हारे जो प्लांट है उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी है टू फाइट, जैसे आप लोग के पास इम्यूनिटी है वैसे उनके पास भी इम्यूनिटी। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स आप स्प्रे करेंगे, तो जो प्लांट है उसका नेचुरल एबिलिटी भी गिर रहा है। और जब इंसेक्टिसाइड जब स्प्रे कर रहा है, तो जो मेरे अच्छे वाले इंसेक्ट्स है जैसे या फिर अच्छे वाले वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म, वो भी तो मर रहे हैं ना। सो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन वी आर नाउ फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिफोर दैट अभी रिसेंटली हमको पता चला कि 3 ऐसे पेस्टिसाइड्स है जो प्रूव हो गया है कि इट इज वेरी डेंजरस। दैट इज डीडीटी, मैलाथियोन, क्लोरोपाइरीफॉस। डीडीटी का फुल फॉर्म आज तक आया नहीं है, लेकिन तुम्हारा बैच अनलकी बैच है तो डीडीटी का फुल फॉर्म आएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, गूगल कर लेना, स्पेलिंग मिल जाएगा। अभी देखो ये हार्मफुल कैसे हो सकता है? प्लांट को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, इसका इम्यूनिटी गिरा है, अच्छे वाले जो माइक्रोब से जो आपका समझो कि राइजोबियम सब हो गया वो भी मरेगा, या फिर तुम्हारा अर्थवर्म है वो भी मरेगा। थर्ड चीज, ये आपके प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, तो आप लोग अभी खाओगे तो आपके अंदर भी इंसेक्टिसाइड्स गया, आपको भी बीमारी होगी। फोर्थ चीज, जब हम लोगों ने स्प्रे किया ये सब जगहों पे फैल गया, बारिश होगा, बारिश के पानी में भी मिक्स होगा, एट दी एंड ये बारिश का पानी रिवर में आएगा, रिवर भी खराब होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब चीजों को बैन किया। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? बिना कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, बिना कोई पेस्टिसाइड्स, बिना कोई इंसेक्टिसाइड, कुछ भी आलतू फालतू चीजें यूज नहीं करना। जैसे नेचुरली प्लांट ग्रो रहा है उसको वैसे ही ग्रो करो, मैन्योर यूज करके प्रॉपर तरीके से ग्रो करना, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। बाद में तुम्हारा एपीकल्चर। एपीकल्चर इज नथिंग बट हनी बी का जो देखभाल करना, दैट इज एपीकल्चर। दो तरीका है। पहले के टाइम में आप लोग क्या करते हैं, हनी बी का जो पूरा कॉम, हनी कॉम है, दैट इज हाइव। अगर आपको हनी चाहिए तो एक लकड़ी के ऊपर वो क्लॉथ बांधो, उसको जलाओ, उसको स्मोक है, उसको यूज करके आप लोग हनी बी इसको भगाओगे, उसका पूरा कॉम को तोड़ोगे, फिर आप लोग उसको क्या करोगे, यूज करोगे हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके पूरा हाइव से ही तोड़े आपने। तो ऑर्डर मेथड क्या है कि मैं बॉक्सेस रखूंगा, उस बॉक्सेस में बहुत सारे प्लेट होंगे, हनी भी आएगा, उस प्लेट में अपना हनी भी स्टोर करेगा, तो उसका घर भी नहीं जा रहा है, उसका हनी भी वहां पे रखेगा। तो मैं उसको हनी लाइक आई कैन यूज दैट हनी फॉर माई पर्पस, एंड उसका घर भी है उसको। तो दिस इज एपीकल्चर, देखभाल करना, समझ में गया? तो बिना यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए मैंने हनी यूज किया ना। हनी के बहुत सारे यूजेस है, दैट इज की टेस्ट के लिए हो सकता है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, आयुर्वेदा में यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी लास्ट के दो कंसेप्ट, दैट इज की कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्रूट प्रोसेसिंग। यहाँ पे थोड़ा बुराई सुनना है अपने को इंडिया के बारे में। सी वी आर ब्लेस्ड विथ सो मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। हम लोग के पास, हम लोग सबसे ज्यादा रिच पीपल है इस टॉपिक में। आयुर्वेदा तो हम लोग से ओरिजिनेट हुआ है, मेडिसिन का ओरिजिन ही आयुर्वेदा ही हुआ ना। तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन या फिर लोगों को अक्कल नहीं है, हम लोग सारे प्लांट्स को लाइक निकालते जा रहे, खराब करते जा रहे, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के स्पीशीज कम हो रहे। तो दैट इज नॉट गुड। हम लोग को ये सब चीजों को बचा के रखना चाहिए। और दो तीन एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लोग लिख लेना, नीम लिख लेना, एलोवेरा लिख लेना, जो भी आपको पता है वो एग्जाम्पल्स में लिख लेना। मम्मी से पूछ लो, मम्मी बताएगी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। योर लास्ट टॉपिक इज फ्रूट प्रोसेसिंग। सी हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे टाइप के फ्रूट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। चॉकलेट्स हो गया, तुम लोग का जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, ऑल दोस थिंग्स, आइसक्रीम हो गया, तो ये सब में फ्रूट से। देखो अगर मैं नॉर्मली फ्रूट को मैं यूज करने जाऊंगा तो फ्रूट कितना दिन तक रहेगा, 5-10 दिन तक मैक्स टू मैक्स, उसके बाद में सड़ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो फ्रूट है लंबे से लंबा टाइम तक टिके, 2-3 महीने तक टिक गया तो मेरे लिए बेनिफिट है ना। फ्रूट बच रहा है, कम फ्रूट यूज कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम तक मैं यूज कर पाऊंगा। तो आप लोग की डे टू डे लाइफ में आप लोग फ्रूट यूज करेंगे, तो मुझे क्या करना है, इस फ्रूट को प्रिजर्व करना है या फिर इसको लॉन्ग टाइम तक रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रोसेस करूंगा। अभी इसके मल्टीपल मेथड्स है यहाँ पे दिया है, इस एग्जाम्पल्स को याद रखना। पहला इज कोल्ड स्टोरेज। कभी आप लोगों ने कभी एप्पल को कट किया है, आधा एप्पल खाया, बाकी का एप्पल आपको नहीं खाना है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे, कोल्ड स्टोरेज में रखोगे। कोल्ड स्टोरेज में उसमें कोई माइक्रोब एक्ट नहीं करेगा, तो आपका जो फ्रूट है वो लंबे टाइम तक रहेगा। कल उठ के खा लेना, तो आपका फ्रूट बच गया कि नहीं बच गया? बाहर रखोगे तो पूरा खराब हो जाएगा ना। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि एटमोस्फेयर से वो कांटेक्ट में रहेगा, तो माइक्रोब्स उसको अटैक करेगा। फिर अपना ड्राइंग या फिर इवापोराइजेशन, इवापोराइजेशन या फिर ड्राइंग,
बहुत सारे फ्रूट्स से आप लोग उसको ड्राई करते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो जब आप लोग उसके अंदर का वाटर कंटेंट को ही निकालेंगे, तो माइक्रोब्स अटैक ही नहीं करेगा, तो आप लोग उस फ्रूट को लंबे टाइम तक रख सकते हो। फिर सॉल्टिंग, बहुत सारे फ्रूट्स को आप लोग सॉल्ट में डुबा के रख सकते हो। आंवला आंवला को हम लोग देखो बहुत टाइम तक खा सकते हैं, सॉल्ट में डुबा के रख सकते हैं। एयर टाइट पैकिंग, कभी डी मार्ट या फिर जियो मार्ट, रिलायंस, ये सब में गए हो तो यू माइट हैव सीन कि वहाँ पे जो भी मशरूम मशरूम हो गया या फिर बहुत सारे फ्रूट्स हो गया, उसको एयर टाइट पैक कर दे, अंदर का पूरा एयर निकाल दे। क्यों? माइक्रोब्स अंदर जाना नहीं चाहिए, एटमोस्फेयर से मैंने उसको दूर कर दिया। प्रिपेयरिंग मुरब्बा, मुरब्बा मतलब क्या है कि शुगर का सॉल्यूशन, हेवी शुगर सॉल्यूशन में आप लोग फ्रूट को डुबा के रखो, तो लंबे से लंबा टाइम तक आप लोग क्या कर सकते हो, उसको यूज करते हो। एज वेल एज पिकल इज ऑल्सो ए मेथड, जिससे आप लोग एक फ्रूट को बहुत टाइम तक यूज करके रख सकते हो। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज अ वन शॉट, आई गेस 1 hour 30 minutes में कुछ तो कंप्लीट हो गया। स्टिल मैंने सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच समझाया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी तुम लोग का इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। So I will see you all. Thank you so much. Chalo, bye bye. Tata, good night, and I love you all.